रोल प्ले करती है भागवत गीता आपकी लाइफ में? इट्स द बिग डैडी ऑफ ऑल। तेरा कर्म इस धर्म भूमि पे युद्ध है और सिर्फ अपना धर्म पूरा कर। पास्ट will give you sadness, future will give you anxiety. The youngest board of director in one of the biggest company which is Touchwood Group. To be a wedding planner, you got to be built different. किस दिन आप आतिफ के साथ शो कर रहे हो, किस दिन आप दिलजीत के साथ शो कर रहे हो, किस दिन अरिजीत के साथ कर रहे हो, किस दिन इटली में बैठ के शादी करने का मौका मिल रहा है। ये तो अतरंगी है। वेडिंग इंडस्ट्री में असली दोस्त बनते हैं वाया मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल सिंगल। हाँ। अब ये मैरिड लोग अपने ऊपर लेंगे तो ये भी गलत है ना। We say competition's gone bad is because most of the people are over committing and under delivering. Growth सिर्फ incentives बढ़ाने से, पैसे बढ़ाने से नहीं होती, responsibilities बढ़ाने से होती है। वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करते हो आप ये? वो होता क्या है? I had a kidney failure. For 2 years of my life I was on dialysis. इतनी मेहरबानी है ऊपर वाले की। आप जिंदा और क्या चाहिए आपको? तुझमें मुझमें एक ही फर्क, मैं नर हूँ तुम हो नारायण। मैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। How do you balance emotional and professionalism? यहाँ पे भगवत गीता बहुत काम आती है कि अपने डिसीजन लेते हुए इमोशन को साइड रखो, लॉजिक को ऊपर डालो। आई मीन इट्स Welcome to Wed FM, India's first wedding podcast. थोड़े दिन पहले ना मैं सोच रही थी कि हमने Wed FM पर वेडिंग्स के बारे में बात कर ली, हमने वेडिंग प्लानिंग के बारे में बात कर ली, फोटोग्राफी के बारे में बात कर ली, अच्छा इंसान कैसे बना जाता है उस बारे में बात कर ली, रादर हमने एक नई सोच को कैसे एक्सेप्ट किया जाता है उस बारे में भी बात कर ली, लेकिन हमने बिजनेस की तो बात ही नहीं करी। और बिजनेस ही तो है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम सिर्फ ये नहीं सीखेंगे कि करोड़पति कैसे बना जाता है, आज हम सीखेंगे माइंडफुली एक करोड़पति कैसे बना जाता है। सो लेट्स वेलकम आवर न्यू गेस्ट फॉर टुडे। हिज नेम इज श्रेय खंडेलवाल। ही इज द डायरेक्टर ऑफ टचवुड ग्रुप। यू नो, जब भी टचवुड ग्रुप के बारे में आप सोचते हैं ना तो आपके दिमाग में एक पिक्चर आती है ग्रैंडनेस की, लग्जरी की, लेकिन इस लग्जरी या ग्रैंडनेस को संभालने के लिए क्या खोना और क्या पाना पड़ता है ये मैं तो आपको नहीं बता सकती। आज के जो हमारे गेस्ट है ना, ही इज द राइट पर्सन टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चन टुडे। सो स्टे ट्यून बिकॉज आज ये कॉन्वर्सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो खत्म कर ले। आपको लग रहा है आप ही यारों के यार हो, मेरा पति भी यारों का यार है। मैं ऐसे टाइम टू टाइम आपको चेक करती रहूंगी। वेलकम टू माई काउच टुडे। आपने सोचा था कि आप कभी मेरे साथ ऐसे काउच शेयर करोगे? श्री 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 शनाया के साथ काउच शेयर करने का जो मौका मिला है, इट्स वेरी अमेजिंग। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बट जोक्स अपार्ट, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू हैव यू ऑन माई काउच टुडे। मैं हमेशा से बोलती हूँ कि वेड एफएम पे हम वेडिंग्स के बारे में, प्लानिंग के बारे में, बहुत चीज़ों के बारे में बात करते हैं, लेकिन माइंडफुली बिजनेस कैसे किया जाता है। बिजनेस करना सब जानते हैं, सबको पता है पैसा बनाना कैसे है, लेकिन माइंडफुली बिजनेस कैसे बनाना है ना, पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लगता है कि यू आर द राइट पर्सन टू एडवाइज माई ऑडियंस। आई डोंट नो व्हाई। और हो सकता है कि जब हम एंड पे हों अपने पॉडकास्ट के, मुझे मेरे सारे जवाब मिल जाएं। Let's be hopeful. Thank you so much again for coming over. I'm really grateful to have you. But before I start, I really want to ask you, why weddings? Why weddings is a very I mean it's there's something called serendipity. I didn't plan it. मतलब ये it just so happened कि I was in college first year, wanted to start something of my own. Basically लाइफ में ख्वाहिशें बहुत रही हैं, उनको पूरा करना था और वो अपने टर्म्स पे पूरा करना था, नॉट मतलब पापा के पास जाके पैसे ले वो नहीं करना था, खुद का करना था जो भी करना था। तो इसलिए वो एक चाह ज़रूर थी कि अपना कुछ करना, अपना कुछ बिज़नेस करना है। और फर्स्ट ईयर में थे, उस टाइम भी पापा से बिना पैसे लिए बिज़नेस करना था। तो ऐसा कौन सा बिज़नेस था जो बूमिंग था प्लस या हो सकता था फ्यूचर में, प्लस जिसकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी। आज भी हमारे बिज़नेस में हम देखें तो अब टीम्स हो गई हैं, बट बैक इन द डे तो यही होता था ना कि हमारा लैपटॉप और हमारी कला। एब्सोल्युटली। तो उससे काम चालू किया और बस छोटे इवेंट्स करते थे। खुद ही नहीं पता था किसी दिन वेडिंग प्लानर बनेंगे, कहलाएंगे, बट वो रास्ता मिलता गया, आगे पहुंचते गए। आई मीन कुछ लोग पढ़ाई करते हैं,
किसी को वेडिंग प्लानर बनना होता है, किसी को वेडिंग फोटोग्राफर बनना, नॉट लाइक वेडिंग प्लानर मतलब प्लानिंग में जाना है, किसी को फोटोग्राफी करनी है, इवेंट साइट पे जाना है, राइट? सो यू डिड नॉट एक्चुअली डिसाइड कि आपको पर्टिकुलरली यही बनना है, बट इट जस्ट हैपेंड? नहीं, मेरे को डीजे बनना था। तो व्हेन आई वाज इन स्कूल, सो हमारे स्कूल का फेस्टिवल बड़ा फेमस होता था, दिवाली मेला होता था हमारे स्कूल का, बड़ा फेमस था। तो वहाँ पे जो डीजे आता था उसको बड़ी तवज्जो मिलती थी। तो मुझे लगता था यार ये तो मज़ेदार चीज़ है, ये करना है। और फिर म्यूज़िक का शौक़ था, सुनने का। तो मुझे लगा ये दिस इज़ अ प्रोफेशन दैट आई माइट रियली इन्जॉय और इस डायरेक्शन में जाना है। बट अब शुरू में तो कोई आपको मतलब डीजे वाला काम मतलब इन द सेंस का कोई बुलाएगा नहीं, बोलेगा प्लीज़ मेरी पार्टी प्ले कर लो, वो तो कोई करेगा नहीं। एब्सोल्युटली। तो स्टार्टेड विद ग्राउंड वर्क, और तो उसमें होते होते ये समझ आया कि यार डीजे तो एक बहुत छोटा एस्पेक्ट है, हम बड़ा एस्पेक्ट भी देख सकते हैं। तो बस फिर आई थिंक एग्रीगेशन या प्रॉब्ली पुटिंग थिंग्स टुगेदर सीम लाइक अ बेटर थिंग। वाओ, आपकी प्रोफेशनल जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रही है। आई मीन मैं तो जानती हूँ, बट आई रियली वांट कि मेरी ऑडियंस को भी पता लगे दैट you were literally the youngest board of director in one of the biggest company which is in India right now, and that is Touchwood Group. जी। How did that happen? बड़ी अलग कहानी है इसकी भी। अगेन नॉट अ पार्ट ऑफ द प्लान। 2010 में मैंने अपने कुछ खास लोगों और दोस्तों के साथ एक कंपनी चालू करी थी। 2017 में अनफॉर्चुनेटली मैंने उसमें से एग्ज़िट ले लिया था। ओके। और वो एक ओवरनाइट डिसीजन था वहाँ से एग्ज़िट लेना। ओके। तो जब वहाँ से एग्ज़िट लिया तो मैं आई वाज फिगरिंग आउट कि मुझे करना क्या है अब। ये क्लियर था कि समथिंग इन दिस फील्ड और इन दिस इंडस्ट्री ओनली, क्योंकि भाती है ये इंडस्ट्री, समझ आती है, पसंद आती है। टचवुड वाज ट्राइंग टू स्टार्ट अनदर विंग ऑफ देयर्स कॉल्ड टैलेंट स्क्वायर, which was looking into artist management and B2B artist sales and all those things. So they wanted a leader for that essentially. और मैं एक्सप्लोर ही कर रहा था, मैं आई वाज फिगरिंग आउट थिंग्स विद अदर पीपल। तो एक बहुत ही बेहतरीन टचवुड एक्स मेंबर है, उसका नाम आयुष है, हु इज़ रनिंग अ वेरी ब्रिलियंट कंपनी राइट नाउ कॉल्ड प्लान माई शो। तो वो अच्छा मित्र था मेरा। ही रीच्ड आउट टू मी, उसने मेरे से कहा कि ऐसा ऐसा है कुछ है, वुड यू लाइक टू एक्सप्लोर दिस? आई सेड व्हाई नॉट। एंड सो आई मेट मिस्टर अरोड़ा दैट टाइम, जिनको मैं अब विजय भैया कहता हूँ। हमने डिस्कशन करी। वो थोड़ा बहुत शायद मेरे को जानते थे उस टाइम पे, थोड़ा बहुत, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत जानते होंगे, थोड़ा बहुत जानते थे। और कॉन्वर्सेशंस के बीच में मुझे ऐसा लगता है कि उनको कुछ लगा होगा कि हम कुछ साथ में कर सकते हैं। तो शुरुआत तो मेरी उस विंग से हुई थी, बट उस प्रोसेस में क्योंकि मैं 7-8 साल से शादियाँ कर ही रहा था, तो वो क्वेरीज और वो लोगों से जान पहचान, क्लाइंट हैंडलिंग, हाँ वो सब चल ही रहा था बैक टू बैक। तो उस बीच में क्वेरीज भी आनी स्टार्ट हुई। तो फिर हमने डिस्कस किया कि क्या करें, तो उन्होंने कहा लेट्स ट्राई, लेट्स सी। तो वहाँ से एक जर्नी स्टार्ट हुई जिसमें मेरे को एसोसिएट डायरेक्टर की पोस्ट मिली थी कुछ 3-4 महीने बाद। वाओ, डिड यू से 3-4 महीने बाद? हाँ, ओके। क्योंकि मैं एक कंपनी चलाते हुए आ रहा था ना उससे पहले, तो थोड़ी बहुत समझ थी कि कंपनी का इकोसिस्टम कैसे काम करता है और शायद उसको बेटर कैसे कर सकते हैं, उतना बेसिक लेवल पे पता था। बट यहाँ आके एक बड़ी कंपनी थी, सिस्टम्स अलग थे, चीज़ें अलग थी, सबको ध्यान में रखते हुए आई थिंक ही मस्ट हैव कंसिडरिंग द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस ही हैज़, उनको शायद कुछ दिखा होगा। तो वहाँ से स्टार्ट हुई ये जर्नी, और 2-3 साल लगे उसके बाद। मतलब आप मोटा माटी मान के चलो 2021 तक ये इस्टेब्लिश हो गया था कि डायरेक्टर बन सकते हैं। वाओ, आई मीन जब आप ये बोल रहे थे, ऑनेस्टली इस बात को छोड़कर आई वाज जस्ट थिंकिंग, क्या शुरू से किसी चीज़ को शुरू करना आसान होता है या मुश्किल होता है? बिकॉज यू आर रनिंग अ बिजनेस ऑन योर ओन एंड देन सडनली you had to leave, like you said कि आपका एक overnight decision था, and then you wanted to do something in weddings, but you were finding what exactly and where exactly. Right. So शुरू से शुरू करना कितना आसान या कितना मुश्किल होता? मुझे लगता है कि मुश्किल नहीं होता, क्योंकि एक बार करा हुआ है तो दूसरी बार एक्सपीरियंस भी आता है। पहली बार तो एक्सपीरियंस था ही नहीं, तो दूसरी बार एक्सपीरियंस भी आता है, समझ भी आती है, आप शायद बेटर कर सकते हो। ठीक है, आप थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो,
और आई फील दैट इफ़ यू वांट टू ग्रो इन लाइफ यू एक्चुअली हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. कठिन सब कुछ होता है, बट आई थिंक इन लाइफ डिफिकल्ट चॉइसेस आर द राइट वंस. दैट्स ट्रू, दैट्स रियली रियली ट्रू. एंड जिस तरीके से आप अपनी बातों को बोल रहे हो ना कि ये प्लान में नहीं था बट ये हो गया, वाई आई फील दैट यू आर वेरी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड. बिकॉज ये बातें ना वही लोग बोलते हैं जो ये सोचते हैं कि मेरा प्लान कोई और बना रहा है, मेरी प्लानिंग कोई और कर रहा है. What's your spiritual journey like? Because I know the premise of my spiritual journey is understanding the fact that I am not in control. Okay. मैं इस फैक्ट से बिल्कुल भी वाइब नहीं करता या मैच नहीं करता कि जब मेरे को कोई कहता है आई एम अ कंट्रोल फ्रीक, मतलब वो इंसान कहता है कि वो एक कंट्रोल फ्रीक है, या आई वांट एवरीथिंग टू बी एब्सोल्युटली परफेक्ट. मुझे नहीं समझ आता क्योंकि मैं यहाँ पे कंट्रोल कर ही नहीं सकता चीज़ें. मतलब हु एम आई टू कंट्रोल? आई एम हेयर टू जस्ट परफॉर्म माई कर्मा, to put my actions into whatever I can, my best actions with my best intentions and with my best energy. अब वो कैसे वर्कआउट होने वाला है, that's not in my control and I have absolutely no strings to it. तो जितना उससे डिटैच होके चलो बेटर रहेगा. मतलब एटलीस्ट इस एंगल पे बेटर रहता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन सेटिंग नहीं होती, आपको ये पता है कि जो होगा बेस्ट होगा. Because you were just talking about karma. And I'm sure you are a karma believer. क्या आपको लगता है कि bad karma leads to bad business? And are you even a believer of that or not? मेरे साथ तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हुए हैं जिसको मैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कहता हूँ. Like? अच्छी चीज़ का इमीडिएट अच्छा इफेक्ट, बुरी चीज़ का इमीडिएट बुरा इफेक्ट. आई थिंक जब आप कॉन्शियसनेस के हायर लेवल्स पे थोड़ा समझने लग जाते हो ना चीज़ें, तो आप ये नहीं सोचते हो कि इस चीज़ का फल कभी मिलेगा, वो आपको इंस्टेंट मिलना चालू हो जाता है. मतलब आपने यहाँ करा और वहाँ पे आपको उसका रिजल्ट मिल जाता है. बीट गुड बीट बैड. कभी लाइफ में आपने अपनी ऐसी चॉइसेस ली हैं जहाँ पर आपको पता है कि ये गलत है बट आई हैव टू डू दिस बिकॉज इट्स बिजनेस? सो आई रीड भगवत गीता क्वाइट ऑफन. ओके. और मतलब एक ना वो रीड वाला प्रोसेस है. तो ये कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना, ये आई एम श्योर बहुत लोगों को आती होगी अपने बिजनेस में, बट मैंने इसको बड़े सिंपल तरीके से ब्रेक किया हुआ है. At that point in time, whatever is right for my dharma is my business at that point in time. Absolutely. So if I am following my dharma and whatever is right for my dharma is my karma at that point in time. तो मैं इसको अपने आप को उससे डिटैच करके देखता हूँ कि यार मेरे लिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे my action towards my dharma is important or towards the other person. But if my dharma needs my attention way more than the other side, then my dharma, उस धर्म का जो सही कर्म है वो मैं फॉलो करूँ. बट आपको लगता है कि बिजनेस में हमारे पास इतनी चॉइसेस होती हैं? क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आज काम आया और आपका कर्म और धर्म दोनों ही आपको ये अलाउ नहीं करता कि आपको किसी भी रीज़न से दैट यू जस्ट डोंट वांट टू डू दिस बट इट्स गिविंग यू मनी इज़, अब आप चाहे तो उसको कर्म में भी डाल सकते हो, आप उसको धर्म में भी डाल सकते हो, हाउएवर यू वांट टू, राइट? और ये एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है. जी. हाउ डू यू वे दिस डाउन? सो इफ इट्स नॉट फॉलोइंग इन सिंक विद माई कर्म और माई धर्म, आई लेट इट गो. बट आई एम ऑल्सो बिलीवर ऑफ वन थिंग, इफ इट्स मेंट फॉर यू इट विल फाइंड यू. ओके. तो ये क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है आपको कि सब कुछ आपके लिए नहीं है, बट जो आपके लिए है वो आपका ही रहेगा. इट्स नॉट गोइंग आउट ऑफ यू एनीवेयर. अगर मैं आपसे आज पूछूं कि एक परफेक्ट बिजनेस की डेफिनेशन क्या है, और मैं नहीं चाहती कि आप मुझे ये बताओ कि आपके पास एक परफेक्ट टीम होनी चाहिए, आपके पास ये होना चाहिए. अगर मैं आपसे आज ये पूछ रही हूँ एक परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ बिजनेस, दैट मीन्स आई रियली वॉन्ट you to tell me how do you weigh all these things down, right? कैसे आप अपने विजन को, अपनी फिलॉसफीज़ को ध्यान में रखते हुए अपने बिजनेस को करते हो? बिकॉज जब हम टचवुड ग्रुप की बात करते हैं स्पेसिफिकली, तो हमारे दिमाग में ग्रैंडनेस, लग्जरी, ये सब ऑटोमेटिकली एक पिक्चर बन जाती है, राइट? एंड यू आर अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ टचवुड ग्रुप. सो हाउ डू यू पुट योर सेल्फ and then make a decision?
डिज़ायर्स हम सबकी होती हैं, इच्छाएं हम सबकी है। एज टचवुड हमारी इच्छा है कि हम अच्छा काम करते रहें, अच्छे लोगों के साथ जुड़े रहें, और ग्रैंडनेस, एक्सूबरेंस, लार्जर देन लाइफ, ये सारे जो हमारे साथ ऑब्जेक्टिव्स जुड़े हुए हैं वो हमेशा जुड़े रहें। तो in terms of our ethos, it's a very core part of us. As far as good business strategy की बात है ना, मतलब मैं इसको ना 2-3 एंगल्स में बताऊंगा आपको। एक पहले बिजनेस एंगल में बताऊंगा। सो एज अ कंपनी हम बड़े अग्रेसिव हैं, ये हमारी स्ट्रेंथ रही है। स्पीड हमारी स्ट्रेंथ रही है। ओके। तो बहुत और भी इवेंट कंपनीज हैं। व्हाट डिफरेंशिएट्स अस इज़ आवर स्पीड, आवर क्रिएटिविटी, and I think we are so enthusiastically invested in what we do कि हम बह जाते हैं। मतलब जब हमें करना है तो फिर कुछ भी कर लेते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि वर्ल्ड के सबसे बड़े डिज़ाइनर है, वेडिंग डिज़ाइनर, उनका नाम वालिद बाज़ है, उनकी कंपनी का नाम बाज़ इवेंट्स है। तो बाज़ इवेंट्स को पहली बार इंडिया में विद द ग्रेस ऑफ गॉड टचवुड लेके आया था। दिस वाज बैक इन 2022 में नवंबर में हमने एक इवेंट किया था उनके साथ। तो अब उन जैसे डिज़ाइनर को इंडिया में लाने के बाद उनके जैसा जो उनके SOPs हैं या जो उनकी एक्सपेक्टेशन है प्रोडक्शन से रिलेटेड, तो सारा बैक एंड उनका हम ही हैंडल कर रहे थे। A to Z प्रोडक्शन हमने इंटरनली हैंडल करी है। इनफैक्ट हमारे जो फाउंडर डायरेक्टर हैं मंजीत सिंह, उन्होंने पूरा पूरी प्रोडक्शन को हेड किया। और आई थिंक आज की तारीख में हैंड्स डाउन मैं कहता हूँ मंजीत सिंह से बेटर प्रोडक्शन नॉलेज शायद ही किसी को होगी हिंदुस्तान में। अमेजिंग। तो हम कुछ भी करते हैं तो हम उसमें इतने ज़्यादा इमोशनली एंथुसियास्टिकली इन्वेस्टेड हो जाते हैं कि वो हम क्रेजी ही करते हैं। और जहाँ तक स्पीड की बात है ना, हम कहीं फैसेट्स में फ्रंट मूवर्स रहे हैं, लाइक द फर्स्ट मूवर्स रादर, जैसे लिस्टेड। अब हिंदुस्तान में किसी ने कभी सोचा नहीं था कि कोई इवेंट कंपनी लिस्ट होएगी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे जाएगी, उसके शेयर होंगे मार्केट में, लोग खरीद सकते होंगे। बट अगेन मिस्टर मंजीत सिंह एंड मिस्टर विजय अरोड़ा made this happen and this paved a path for a lot of people. फिर गोरमे फेस्ट है जैसे हमारा। अब अगर मैं गोरमे फेस्ट की बात करूँ, किसी ने ये सोचा था कि कोई कंपनी सारे केटरर्स को और फूड F&B एक्सपर्ट्स को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे ले आएगी और वहाँ पे प्लानर्स भी आएंगे और क्लाइंट्स भी आएंगे, एंड इट विल बिकम सच अ बिग थिंग। एब्सोल्युटली। तो अगर मैं बिजनेस साइड की जो आपसे मैं बात कर रहा था, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से हम लगे रहते हैं और शायद इसीलिए वो आपको लार्जर देन लाइफ एक्सपीरियंस और ज़्यादा लार्जर देन लाइफ चीज़ें मिलती है। और ऑफ कोर्स इन सब चीज़ के पीछे ग्रेट फ्रेम ऑफ माइंड और ग्रेट टीम, दोनों बड़ा इंटेग्रल है। आप जो कुछ भी कर लो, अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो आप अचीव नहीं कर पाओगे। मतलब इससे पहले बेसिकली जब तक मैं टचवुड पे नहीं आया था, उससे पहले मेरा एक जो थॉट था ना दुनिया के लिए, वो ये था कि दिस वर्ल्ड बिलोंग्स टू थिंकर्स। बट अब सिंपल है, दिस वर्ल्ड बिलोंग्स टू डूअर्स। सोचती दुनिया है, जो करता है वही करता कहलाता है। सिंपल सी बात है। एग्जैक्टली। अभी आपने बोला कि आप जो भी करते हो, and when I say आप जो भी करते हो, I mean the entire team. As a company, whatever that you put in the world, that's what I'm referring to right now. Yes. You put a lot of energy, you put a lot of efforts. So कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि आपकी वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करते हो आप? ये वो होता क्या है? एक्चुअली वो होता क्या है, कभी कभी लगता नहीं है कि बिकॉज आप इतनी अर्ली एज में, इट्स वेरी इजी टू से कि अच्छा आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में थे। अगर आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से थे, दैट मीन्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत बड़ी थी। अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी थी तो कहीं ना कहीं कुछ तो छूटता है, कुछ ना कुछ तो बहुत कुछ छूटता है। और बहुत कुछ छूटा है मेरे साथ, बहुत ही कुछ छूटा है। एक बड़े ना फेमस पोएट है फैज़ अहमद फैज़, उनका नाम। ऑफ कोर्स। तो उनकी एक बड़ी फेमस लाइन है कि वो लोग बड़े खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मशरूफ़ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया। वाह। कभी इश्क काम के आड़े आता रहा, कभी काम में इश्क फंसता रहा, अंत में तंग आके हमने दोनों का अधूरा छोड़ दिया। पर यहाँ पे ना काम नहीं अधूरा छूटा, इश्क कई बार अधूरा छूटा। बट नो रिग्रेट्स, क्योंकि शायद
कहीं तक पहुंचने के लिए कहीं से निकलना ज़रूरी था और निकलते 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 यहाँ पहुंच गए. बट अब लगता है कि वर्क लाइफ बैलेंस नाम की जो चीज़ एग्जिस्ट करती है दुनिया में उसको थोड़ा थोड़ा एम्ब्रेस करना चाहिए. देर आर थिंग्स दैट आई स्टार्टेड वर्किंग अराउंड इट. आई स्टार्ट टेकिंग टाइम फॉर माई सेल्फ. और अब मैं उनमें से हूँ. अगर मैं छुट्टी पे हूँ तो मैं छुट्टी पे हूँ यार. मतलब आई एम ओके मिसिंग आउट ऑन कॉल्स, आई एम ओके मिसिंग आउट ऑन मीटिंग्स. पहले मैं नहीं करता था. आपको लगता है कि ये बहुत पहले आ जाना चाहिए था? इट्स टू लेट टू फील दिस वे? अगेन इफ आई स्टार्ट थिंकिंग दिस आई विल बी इन कंट्रोल. जो जब आना है वो तब आएगा. जो जिस रास्ते से जहाँ पहुँचना है वो तब पहुँचेगा. मैं ऐसे टाइम टू टाइम आपको चेक करती रहूँगी. हाँ बिल्कुल. ठीक है. जवाब आपको ऐसे ही मिलेंगे. परफेक्ट. सी, मेरा जो पॉइंट है ना इस पॉडकास्ट का, मेरा पॉइंट ये नहीं है कि हम नंबर्स की बात करें जी. मेरा पॉइंट है कि जैसे अभी हमने वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में बात करी, दैट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल आंसर दैट यू हैव गिवन कि भाई काम था तो काम करना था और वो ही चाहिए था उस टाइम पे. राइट नाउ यू नो हाउ टू बैलेंस इट आउट. जी. इसके साथ साथ स्ट्रेस भी आता है. बिल्कुल आता है. इसके साथ साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं. तो स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हो? बिकॉज इतनी बड़ी बड़ी वेडिंग्स करना, इतने सारे लोगों को संभालना, इतने सारे वेंचर्स को संभालना. इट्स वेरी इजी टू से अच्छा हमारा गौरमेंट फेस्ट भी होता है, वी डू दिस ऑल्सो, वी डू दैट ऑल्सो. बट अभी उसमें कुछ चीज़ें नहीं बताई आपको. आई एम श्योर, आई एम रियली श्योर. सी, इफ यू आस्क मी, द रीजन आई एम अ फैन ऑफ टचवुड ग्रुप बिकॉज दे आर डूअर्स. ठीक है, क्योंकि मैं जब भी मिस्टर अरोड़ा से मिलती हूँ या कभी मैं उनका काम देखती हूँ, लोग बात करते हैं, यू नो, ही हैज़ जस्ट स्टार्टेड विद दिस, ओके, श्रेय इज़ डूइंग दिस. सो मुझे बड़ी खुशी होती है कि यार एक बंदा सेटल डाउन नहीं होना चाहता, एक बंदा हसल करते रहना चाहता है. सो मैं ये जो आपकी हसलिंग वाली जर्नी है ना, उसके साथ साथ आप स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करते हो वो जानना चाहती हूँ. So some of the biggest doers in the world have actually figured out one thing, and it's there on a lot of their content, that if you are able to function in the middle of a lot of chaos, you are the right person for the right kind of job. तो हमने ना अपने chaos में peace ढूंढ ली है कि हमारे आसपास जितना chaos है तो उसमें peace है. बट टाइम एंड अगेन डिस्कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है. तो जो मेरा डिस्कनेक्ट है वो दैट इज़ अ लॉट ऑफ पोइट्री. ओके. बिकॉज उसमें ना मेरे को इंस्पिरेशन मिलती है. कहीं ना कहीं फंस जाते हैं तो वो निकालते रहो, या किताबें पढ़ लो, भगवत गीता पढ़ लो. कुछ नहीं समझ आए तो भगवत गीता पढ़ लो. जिस दिन कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, फंसे हुए हो, कुछ मत करो, 2 मिनट निकालो, परमात्मा को याद करो, किताब उठाओ, कोई भी पन्ना खोल लो, उसको पढ़ना चालू करो, सल्यूशन मिल जाएगा आपको, ये गारंटीड है. और तीसरी चीज़ जो मुझे बिल्कुल सैनिटी पे ले आती है, दैट इज़ माई सरेंडर. ओके. कभी कभी ना आप ऐसी सिचुएशन में होते हो कि आपको समझ ही नहीं आ रहा होता है कि यार अब करना क्या है. तो वहाँ पे ना एक बड़ी ब्यूटीफुल लाइन याद आती है मेरे को कि अब छोड़ दिया सब चिंता को. ढंग से ना मेरे को याद नहीं आ रही है, मैं उनको बताता हूँ. इट्स समथिंग लाइक अब छोड़ दिया सब चिंता को, सब कुछ तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में. तुझ में मुझ में एक ही फ़र्क, मैं नर हूँ तुम हो नारायण. मैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में. तो जब आप इस फ्रेम ऑफ माइंड से ऑपरेट करने लग जाते हो ना, यू आर इन कंप्लीट सरेंडर, और बस आप ऑपरेट कर रहे हो. यू फाउंड योर पीस इन योर सरेंडर, यू आर ऑपरेटिंग, and you know, you will see it's like a melancholy that's going and everything starts binding in together. Absolutely. I mean, जब आप वो शेर पढ़ रहे थे ना, मुझे अपना बचपन याद आ रहा था. I have seen lot of hardships in my life. और अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता भी दी थी कि hardships ना आपको भगवान के बहुत करीब ले आती हैं. 100%. बिकॉज आप एकदम से वो सरेंडर करना सीख जाते हो, एकदम से आपको यकीन होना शुरू हो जाता है हर एक चीज़ पे. सो मेरी माँ एक मुझे भजन सुनाया करती थी और मैं उससे बिल्कुल रिलेट नहीं करती थी, बिल्कुल नहीं करती थी. लेकिन आज अगर आप मुझसे पूछो तो हो सकता है सुनने में कुछ लोगों को एक क्रिंज लगे आजकल के ज़माने में. दिस इज़ व्हाट वी कॉल इट, राइट? सो वो लाइन्स ऐसे होती थी, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम भगवान, मेरा नाम हो रहा है. एंड दिस इज़ एग्जैक्टली द रियलिटी दैट आई लिव इन.
मेरे को कोई आके बोलता है ना कि यार तूने ये अचीव कर लिया, कहते नहीं नहीं भाई, इस वाले बर्डन में मुझे मत डालो, मैंने कुछ नहीं किया। करेक्ट इफ यू पुट मी इन दिस ना, मेरा थॉट प्रोसेस भी उधर जाए, मुझे वहाँ लेकर भी मत जाओ, हो जाएगा वो। हाँ, मुझे लेकर भी मत जाओ। सो लेट हिम डू इट फॉर मी। सो आई टोटली रिलेट विद दिस। मैं एक बात है जो बहुत देर से नोटिस कर रही हूँ कि आपके लिए भागवत गीता बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्या रोल प्ले करती है भागवत गीता आपकी लाइफ में? बड़ी कठिन परिस्थितियों से, मतलब लाइक द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ द सिचुएशंस से बड़ी इजी तरीके से आई फाउंड वेज बिकॉज ऑफ द लर्निंग्स। मतलब दुनिया की सारी मैनेजमेंट की किताबें, सेल्फ हेल्प बुक्स, स्पिरिचुअलिटी की किताबें, सब एक तरफ कर दो आप। अनपॉपुलर ओपिनियन है बट मैं बोलूँगा इट्स द बिग डैडी ऑफ ऑल। वो मतलब यू कैन लर्न अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन भगवद गीता। इनफैक्ट जो अभी आप बात बोल रहे थे कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, उसमें एक बढ़िया बहुत सुंदर एनालॉजी है उसमें, इट्स कॉल्ड कर्ता एंड अकर्ता। तो हम सबको ना कर्ता बनना है, कर्ता नहीं बनना। कर्ता वो होता है जो कर्म करता है, उसका फल भी उसको मिलता है और वो अपने आप को उस फल का डूअर मान लेता है। अकर्ता का मतलब ये नहीं है वो नहीं करता, कर वो ही रहा है, हो उसी से रहा है, पर वो जब ये सोचने लग जाता है कि ये सब मैंने किया है, मैं हूँ इसका गिवर डूअर जो भी, तो वो उस कर्मा से इतना अटैच हो जाता है कि कहीं ना कहीं उसके पतन का कारण भी वही बनेगा। द डाउनफॉल ऑल्सो विल लीड टू विल लीड वाया दिस पाथ। बट जैसे आप कर्ता बनते हो, इफ़ समवनस आस्किंग यू कि ये तो आपने बहुत अच्छा कर दिया, सिंपल जवाब होना चाहिए, आई एम जस्ट अ मीडियम, आई वॉज गिवन द एनर्जी टू डू इट and I could accomplish it. If I have to ask you, though I know the answer, are you the karta or the akarta? कहीं ना कहीं करता, कहीं ना कहीं अकर्ता, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में हूँ, कर्मा से अटैच होता हूँ और कहीं ना कहीं ईगो आती है सिचुएशन नाउ एंड देन। बट आई थिंक द ज्ञान दैट यू कीप ऑन कंज्यूमिंग, वो इट पुट्स ऑन लाइट इनसाइड यू अगेन एंड अगेन, टाइम एंड अगेन। इट्स लाइक अ कॉन्शियस कॉन्वर्जेशन दैट यू हैव विद योर सेल्फ एंड यू स्टार्ट टेलिंग योर सेल्फ अगेन एंड अगेन। तब जाके आप थोड़ा सा उस मीडियम पे या उस पाथ पे पहुँचते हो। बट बीच में ही हूँ मैं कभी कहीं। ओके, आपने भी बोला कि आपने भागवत गीता पढ़ी है और कई बार पढ़ी है। कई बार पढ़ता रहता हूँ, मतलब कभी कहीं पढ़ लेता हूँ, कभी कुछ पढ़ लेता हूँ, कभी 3रा अध्याय, कभी 18वां अध्याय, डिपेंड करता है क्या करना है, ज़िंदगी किस मोड़ पर हो और क्या सोच रहे हो। बट एक चीज़ जो मैं रेगुलरली पढ़ता हूँ वो सबसे पहला अध्याय है। कैन यू टेल अस अबाउट फर्स्ट अध्याय एंड व्हाई? सो फर्स्ट अध्याय इज द अर्जुन विषाद योग। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये एक्चुअली। जब अर्जुन महाभारत का वॉर लड़ने, ही इज एट द कुरुक्षेत्र, सब देख रहा है वो अपने आसपास, बट ही इज़ वेरी सैड, ही इज़ वेरी अपसेट, क्योंकि वो ये सोच रहा है कि यार मैं अपने पूर्वजों को, मैं अपने भाइयों को, मैं अपने परिवार वालों को ही मारने वाला हूँ, और इससे बड़ा मैं महापाप तो कर ही नहीं सकता ना दुनिया में, कि मैं अपनी जिन लोगों को मैं बड़ा कर रहा हूँ मैं उन्हीं को मार रहा हूँ। यहीं पे श्री कृष्ण, बीइंग द श्री कृष्ण दैट ही इज़, वो आते हैं, वो कहते हैं यहीं से ना वो द गेम ऑफ getting attached to your karma and staying detached to your karma starts. He's like, पहली बात तो एक चीज़ क्लियर है कि जिन लोगों को तू मार रहा है उन्होंने खूब अधर्म किया है। They were the ones who disrespected your family. They were the ones who disrespected your wife. They were the ones who sent you out, कि निकल जाओ, बेदखल हो जाओ, XYZ, भाइयों का तिरस्कार किया, सब कुछ इतनी इस लेवल की डिसरिस्पेक्ट करी है कि उसके बाद भी तू अगर इससे अटैच है तो ठीक है, वो तेरी मर्जी है, पर तू अपने सारे बंधनों को भूल के सब कुछ मुझे सौंप दे और इस पूरी चीज़ से डिटैच हो जा। तेरा कर्म इस धर्म भूमि पे युद्ध है और सिर्फ अपना धर्म पूरा कर। यू आर हेयर टू परफॉर्म योर धर्म, और तो आगे और पीछे की इच्छा तू ना कर। अगर तू ये सोचता रहेगा तो तू आज में जो करना है वो कर ही नहीं पाएगा। That's true. मतलब मैं तो आई टेल दिस टू अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड मी, पास्ट विल गिव यू सैडनेस, फ्यूचर विल गिव यू एंजाइटी, प्रेजेंट इज समथिंग दैट्स गोना गिव यू लाइफ।
दैट्स सो ट्रू. भागवत गीता को अगर हम एक हाथ में रखें और दूसरे हाथ में अपने बिजनेस को रखें और हम दोनों को अमेलगमेट कर दें, जी. तो 2 लेसन्स जो आपको लगता है कि सबको तो अपने बिजनेस में ला ही देने चाहिए, तो वो क्या होंगे जो आपने सीखे हैं? सबसे पहली चीज़, गिव योर बेस्ट टू वट एवर यू डू. डू नॉट बी अटैच्ड टू द रिजल्ट, ओके. because that's not in your control. But what is in your control is putting your best foot forward, putting your best action. Second, मैं 3 बोलूँगा, चलेगा No ना? problem. हाँ. आप जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हो, अगर वो आपके पास आनी है तो वो घूम फिर के बिल्कुल आएगी. दिस इज़ ऑल्सो एन एक्सटेंशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट कि गिव योर बेस्ट एफर्ट. वो होना होगा होगा, नहीं होना होगा नहीं होगा, निराश मत होना कभी भी. क्योंकि गीता सार का एक बड़ा अच्छा पार्ट है, जो होता है अच्छा होता है. अच्छे के लिए होता है. थर्ड इज पेशेंस शुड बी अ वर्च्यू, बिकॉज जो चीज़ जब होनी है वो तभी होनी है, ना समय से पहले ना समय के बाद. इट विल कम टू यू एग्जैक्टली एट द राइट टाइम. आई एम टोटली लविंग दिस कॉन्वर्सेशन. मैंने सच्ची में नहीं सोचा था कि ये कॉन्वर्सेशन ऐसे टर्न हो जाएगी, बट इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम इन चीज़ों के बारे में भी सोचें ना. मुझे पार्टी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे नेटवर्किंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है. इट्स नॉट अबाउट what you should not do. It's about what you should also do, right? I don't talk about कि भगवान को शुक्रिया करो. I don't say all that. But कोई तो है ना जो आपके साथ है. Gratefulness बड़ी important चीज़ है, right? How do you practice gratefulness in your life? Because I'm sure you are achieving things on daily basis. Do you take it on your ego? और यू फील लाइक ये तो नॉर्मल है यार. आई मीन व्हाट इज़ इट कि मैं इसमें ग्रेटफुलनेस क्या बोलूँ, भगवान के पास जाऊँ, थैंक यू बोलूँ. हाउ डू यू प्रैक्टिस दैट बेसिकली? ग्रैटिट्यूड इज माई एटीट्यूड. आहा, आई लव दैट. सिंपल. हर चीज़ के लिए शुक्र. अच्छा है तो शुक्र, बुरा है तो शुक्र, बिकॉज इट्स ऑल हिज विश. आई जस्ट हैव टू कीप ऑन मूविंग 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 मूविंग. तो कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ ग्रैटिट्यूड. दूसरी बात है, ईगो वीगो बिल्कुल है, इंसान हूँ मैं, बट बड़ी थिन लाइन होती है ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट के बीच में. Absolutely. नाउ आई एम रीचिंग टू द सेल्फ रिस्पेक्ट जोन, नॉट द ईगो जोन, बिकॉज मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, टू बी वेरी ऑनेस्ट. क्योंकि कोई, जब आप अवेयरनेस लेवल पे ग्रो कर रहे होते हो ना, तो आपके बारे में कोई क्या बोल रहा है आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा. ठीक है, वो उसकी धारणा है. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, द वर्ल्ड सीज यू द वे दे आर. Absolutely. तो किसी को आप में चोर दिखता है, किसी को आप में घमंडी आदमी दिखता है, सबको अलग अलग इंसान में दिखता है. Reflection of themselves that they see. Exactly. You know, my biggest takeaway till now is gratitude is my attitude. अगर अपने एटीट्यूड में ग्रैटिट्यूड नहीं होगा ना, हम बड़ा मजाक उड़ाते हैं उन लोगों का जो चलते फिरते ग्रैटिट्यूड देते हैं. हम कहते हैं अरे यार ये तो नाटक कर रहा है, मतलब ऐसा थोड़ा ना होता है. बहुत बार होता है ना ऐसे, लाइक व्हेन समवन सिट्स विद यू, जैसे नहीं नहीं सब वही है. हमें लगता है कि यार इनफ, व्हाई आर यू बीइंग सो मच इनटू दिस? बट नाउ आई फील दे जस्ट टेल देमसेल्व्स अगेन एंड अगेन, लिसन, दिस शुड बी योर एटीट्यूड. बट अगेन, not leaving the business part of this podcast, you talk a lot about self-managers. Why self-managers are important in a business like yours? So you picked it up from the reel, no? Absolutely. Very nice. I've studied you very well. What we strongly feel is एक कंपनी को ग्रो करने के लिए ना उनके लोगों की ग्रोथ बहुत ज़रूरी है. और वो ग्रोथ सिर्फ इंसेंटिव्स बढ़ाने से, पैसे बढ़ाने से नहीं होती, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ाने से होती है, उनको पावर और देने से होती है, बेटर इंडक्शन से होती है. और जैसे जैसे आप उनके कंधों पे जिम्मेदारियां बढ़ाओगे, वो उतने ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनते रहेंगे और वो उतनी ही ज़्यादा एफिशिएंसी से और ओनस से एक्टिविटीज़ को डिराइव करेंगे. तो हमारे यहाँ जैसे जो टीम्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैव सीनियर वेडिंग प्लानर्स, उनके पास इतनी फ्रीडम है कि वो वेंडर्स अपने आप चूज़ कर सकते हैं,
वेंडर्स की पिचिंग अपने आप कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं देव कम टू अ माइंडसेट बिकॉज दे सो इन लव विद द कंपनी एंड सो इन्वेस्टेड विद द कंपनी कि वो नेगोशिएशन भी अपने आप करते हैं. अमेजिंग. वी डू गेट इन टू दिस अ लॉट ऑफ टाइम्स, बट हमारी जो इंटरवेंशन होती है वो मोस्टली प्रोडक्ट को बेटर करने के लिए होती है, या कहीं ना कहीं हमें लग रहा होता है कि देयर इज स्टिल सम स्कोप ऑफ नेगोशिएशन, बट मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी हम उनके ऊपर ही छोड़ते हैं. इससे क्या होता है, दे आर द इंटरफेस बिटवीन द क्लाइंट एंड द वेंडर फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड दे आर ऑल्सो द इंटरफेस बिटवीन द कंपनी एंड द क्लाइंट. तो वो इतना पिविटल रोल प्ले कर रहे होते हैं कि उनको ये फील होना चाहिए दैट इट्स देयर्स. एंड जब तक वो ये फील नहीं करेंगे कि ये कंपनी उनकी है, ये डिसीजंस उनके हैं, और ये सारे चीज़ों का जो डायरेक्शन है वो उनके ही अंडर हो रहा है, तब तक दे विल नॉट परफॉर्म. हम क्या करते हैं, हम बॉच डाउन करते हैं जनरली लोगों को, कि हमने बोला कि ये 4 लोगों को फ़ोन करके चीज़ें लाइन अप करके दे दो. क्या पता उसका स्किल सेट बहुत बेटर है. अपॉर्चुनिटी तो देना ज़रूरी है ना, उसको ग्रो करने का, इन्हांस करने का, निखारने का भी तो मौका देना है ना. तो आर आइडिया इज़ वेरी सिंपल. वी वांट टू नर्चर दैट काइंड ऑफ एन इकोसिस्टम विद इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, और हम लोगों के अंदर एक ये वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा डालना चाहते हैं दैट एवरीथिंग इज़ देयर्स, एंड वी हार्नेस सच पीपल, and then so that eventually they become individual managers, or kal ko they can start their own businesses, they can, you know, or they can be an additional you know, director in the company in the future. You know, this is an example setting. What I've done is also an example setting, you know? Yeah. And there's a very senior you know, person with us, my colleague Yash. He's this associate director in the company now. So the point is, anyone can reach to that level. Absolutely. You have it in you. एंड विद अस यू गेट दैट लेवरेज. तो उसको जितना हम यूज़ करें, जितने सेल्फ मैनेजर्स डेवलप कर सकते हैं, बिजनेस बेटर होता है. आप 4 और चीज़ों में इंडल्ज कर सकते हो, आप उनको एक नया विंग खोल के दे सकते हो. कोलैबोरेटिवली हम हर चीज़ करने के लिए हमेशा ओके हैं. You know, even if somebody from within the organization comes to us and says that they want to start something new, which is probably an extension of what we do, or some kind of backward integration of what we do, तो हम तो we are more than happy. हम तो चाहते हैं यार, अगर आप करना चाहते हो तो बिल्कुल करो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं. कभी ऐसे डर नहीं लगता कि what if someone just ruins the image of your brand? हम छूट देते हैं पर इतनी भी नहीं देते फिर. सो मैंने आपसे जो ये सवाल किया ना, बहुत सारे लोग ग्रो करना चाहते हैं लेकिन डर है कि व्हाट इफ़ ये मेरे से ज़्यादा आगे निकल गया तो, व्हाट इफ़. सो ये जो व्हाट इफ़ रहता है ना, ये बहुत डर देता भी है और कहीं ना कहीं आपको ग्रो होने से बचा भी देता है. सो व्हाट डू यू थिंक कि अच्छे सेल्फ मैनेजर्स प्रोड्यूस कैसे करें? इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, और ये हिट एंड ट्रायल है, और हाथ जलाना भी ज़रूरी है, क्योंकि हाथ जला के आपको समझ आता है क्या सही है और क्या गलत है. बट इसकी एक बड़ी ब्यूटीफुल बात बताता हूँ. एक तो स्पेशली जब आप थोड़े स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होते हो ना, आप अपने अंदर से इनसिक्योरिटी को हटा देते हो. ये इनसिक्योरिटी है, व्हाट इफ इज़ एन इनसिक्योरिटी बेसिकली. और जिसको ग्रो करना होगा ना, आप रोक लगा ही नहीं सकते. वो या तो आप ज़रिया बनोगे या कोई और ज़रिया बनेगा, पर अगर उसके अंदर वो हुनर है, उसके अंदर वो टैलेंट है कि वो ग्रो करेगा, हु आर वी टू स्टॉप एनीबडी यार. मतलब ये तो कॉन्वर्जेशन ही गलत है कि आप बोल रहे हो कि नहीं मैं इसको रोक सकता हूँ. आप किसी को नहीं रोक सकते. डू यू थिंक ये फिलोसॉफिकल आंसर है, और यू ट्रूली बिलीव इन? आई स्ट्रांगली बिलीव इन दिस. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ द फैक्ट कि इफ समबडी वांट्स टू गो, दे विल गो. इफ समबडी वांट्स टू स्टे, दे विल स्टे. If somebody wants to work with you, they will work with you. If somebody wants to work against you, they will work against you. You can't control all these things. But इस पूरी चीज़ के बीच में आपको स्पिरिचुअली लाइन भी रहना है, पर बेवकूफ़ नहीं बनना. वो बड़ी थिन लाइन है उसके बीच में. कभी कभी ना आप मति ना यूज़ करके, अपना दिमाग ना यूज़ करके आप भावनाओं में बह के डिसीजन लेते हो, वो भी नहीं लेना. वे करना है सिचुएशन को. लोगों को परखना इस पूरे प्रोसेस में ज़रूरी होता है. तो आप जैसे ही आपको कोई इंसान लगता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जिसको आपको लगता है कि यू नो दिस पर्सन हैज़ इट इन हिम एंड वी कैन सर्टनली डू समथिंग विद हिम, तो पहली बात तो किसी और की अपॉर्चुनिटी आने से पहले आप खुद अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करो. एब्सोल्युटली. और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एवरी नाउ एंड देन कीप ऑन टेस्टिंग देम.
विद समथिंग और दी अदर, जिससे आपको उनके पेशेंट्स टेस्टिंग भी होती है कई बार, स्ट्रेस टेस्टिंग भी होती है, एंगर टेस्टिंग भी होती है, और मतलब उसको गर्लफ्रेंड के साथ जाना था, आपने मीटिंग में बुला लिया, उससे उसकी वो कितनी सिंसियर आदमी है वो टेस्टिंग भी होती है। तो अलग अलग लेवल पे टेस्ट करते रहो और आपको समझ आ जाएगा। गर्लफ्रेंड से याद आया, आपने एक रील बनाई थी जिसमें आपने बोला था कि वाया मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल सिंगल। हाँ, आपको ऐसा क्यों लगता है, या आपने देखा ही सिंगल लोगों को है? नहीं ऐसा भाई नहीं है। देखो, मैरिड लोग गुस्सा हो सकते हैं इस बात से। मैरिड लोग को गुस्सा होने का पूरा हक है। अब ये मैरिड लोग अपने ऊपर लेंगे तो ये भी गलत है ना। पॉइंट है, मेरे आसपास भगवान की दया से बड़ी अच्छी पनपती हुई शादियाँ हैं, बड़े अच्छे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उनके, और मैं अपने भाई बंधुओं के लिए बहुत खुश हूँ। बट दिस इज़ कमिंग फ्रॉम अ स्कूल ऑफ थॉट जो मैं अपनी लाइफ में जिससे गुजर रहा हूँ, जिस सीक्वेंस से, और क्योंकि मैं उस सीक्वेंस से गुजर रहा हूँ तो मेरे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं जो उस सीक्वेंस से गुजरते हैं। और प्रॉब्लम यही है कि मैं आई एम द सेंटर पॉइंट ऑफ दैट कॉन्वर्जेशन, कि वो चेकलिस्ट है, अब उससे बाहर आ रहा हूँ। जब आपको अवेयरनेस और रियलाइजेशन होती रहती है, आप उससे बाहर निकलने की कोशिश करते रहते हो। यू नो, गॉड्स बीन काइंड दैट यू हैव योर बेसिक्स आर मेट, you know, you've made a decent name for yourself within the industry that you work in, और लोग भी ठीक हैं आपके आसपास। पर फिर अब वो चेकलिस्ट क्या है, आपको ट्रैवलर चाहिए, ये वाली जो चेकलिस्ट है ये बड़ी बेकार चेकलिस्ट है। तो अब मैं शायद उस माइंडसेट पे आ गया हूँ कि भाई सिमिलर वैल्यूज़ की तरफ अप्रोच करो। मेरे लिए ना आज की तारीख में शायद कहीं ना कहीं इंस्टेंट लव है। कोई मेरे को बोल देता है मैं महादेव से प्यार करती हूँ, तो वो मतलब आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले वाली सिचुएशन आ जाती है। पर फिर वो जब कॉन्वर्जेशन चालू होती है तो कहीं लगता है अरे सो सुपरफिशियल, ये तो जैसे आजकल वो श्री राम श्री राम श्री राम पे लोग चल रहे हैं। अब जो दिल से प्यार करता है ना वो चिल्लाएगा नहीं यार, नहीं चिल्लाएगा। मतलब इट्स अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग। कभी कभी मैं भी चिल्ला देता हूँ श्री राम, पर मैं तो दिल से प्यार करता हूँ ना, तो मुझे किसी को दिखाने की बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं दिल से प्यार करता हूँ। ये शायद पैराडॉक्स जा सकता है क्योंकि मैं अपने इंस्टाग्राम पे बहुत पोस्ट करता हूँ, बट वो मेरे लिए है, वो दैट्स फॉर मी बिकॉज दैट्स माई काइंड ऑफ लव फॉर हिम। बट एट द सेम टाइम ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा है और मेरे को ऐसा लगता है इट इज़ प्राइमरली टू कम आउट ऑफ इट। और हाँ, ऑफ कोर्स आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ द फैक्ट कि अगर आपको कोई नहीं जच रहा, यू डोंट हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन इट एंड सेटल डाउन फॉर योरसेल्फ, वेट इट आउट। क्योंकि अगेन भगवद गीता हैज़ टॉट यू कि जो चीज़ आपकी है वो आप तक पहुँचेगी और सही समय पे पहुँचेगी, ना उससे पहले ना उसके बाद। तो मिल जाएगा, सब्र करो, पर कर्म तो करते रहना पड़ता है ना। कीप ऑन पुटिंग योर एफर्ट टुवर्ड्स इट। जहाँ पे आपके तार जुड़ने लिखे होंगे वहाँ तार जुड़ जाएंगे। जब आप ये बात बोल रहे थे ना, सो लाइक आई सेड, मेरा और मेरी मॉम का जो रिलेशन है, इट्स नॉट लाइक मदर एंड डॉटर, इट्स लाइक गुरु एंड शिष्य वाला एक रिश्ता है मेरा उनके साथ। तो मेरे उनसे ना बड़े अतरंगी सवाल होते हैं, क्योंकि मैं शुरुआत से ही माँ ने सिखाया ही नहीं कुछ और, बस हमेशा भगवान की साइड मुंह मोड़ दिया कि कुछ चाहिए उसको देखो, उससे मांगो, सारी चीज़ें सब उस पर करी, लेकिन आज तक हिम्मत नहीं हुई मांगने की। आज भी कोई मुझसे कहता है ना कि उससे मांग ले, या कोई मुझे कोई चीज़ चाहिए होती है, मेरी फैमिली में किसी ने कह दिया आस्क हिम, तो मैं बोलता नहीं यार, पता नहीं उनको कितनी मुश्किलों से मेरे लिए अरेंज करना पड़ेगा। तो मैं ये सारी बातें इस तरीके से मैं करती होती थी। वन डे माई मदर वॉज टॉकिंग अबाउट सरेंडर एंड आई फेल्ट दैट क्या सरेंडर करते रहते हो, कहीं ना कहीं तो वही वाली बात हो गई ना, आंखें बंद करके आप देख रहे हो भगवान जी लड्डू उठा रहे हैं कि नहीं। अगर सरेंडर करना ही था तो आँख पूरी बंद ही रखते ना फिर, या विश्वास करते ही ना कि वो खाएगा ही खाएगा। वाई डू यू हैव टू डू दिस एंड चेक वेदर ही इज ईटिंग और नॉट, राइट? सो आई टोटली अग्री विद यू ऑन मोस्ट ऑफ योर पॉइंट्स। अभी आपने बोला कि आपके बहुत भाई बंधु हैं, आपके आसपास हैं। आपको लगता है कि वेडिंग इंडस्ट्री में असली दोस्त बनते हैं? क्योंकि जब मुझे नहीं, एक्चुअली नितिन को आपसे मिलाया गया था, तो ये बोला गया था कि श्रेय यारों का यार है। इज इट बिकॉज यू आर इन दिस इंडस्ट्री और जेन्युइनली
दोस्ती यारी होती है वेडिंग इंडस्ट्री में भी? बिल्कुल होती है, बट सबसे नहीं हो सकती। जैसे आप सबके लिए नहीं हो, सब आपके लिए नहीं है। बट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मेरे को यहाँ पे आके दोस्ती करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि गॉड्स बीन काइंड, बचपन से कुछ भाई बंधु रहे, और एक भाई ऑलरेडी इंडस्ट्री में है, ही इज़ ऑलवेज अ बैक एंड कॉल अवे, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और वो यारों का यार है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव मेड सम वेरी क्लोज फ्रेंड्स विद इन द इंडस्ट्री, वो दे वेरी हैंडफुल। ओके। और जो हैं उन्हें पता है, मतलब ना बताने की ज़रूरत है, ना कुछ करने की ज़रूरत है। बाकी इन जनरल इंडस्ट्री छोटी है, लोग अच्छे हैं, हर कोई मेहनत कर रहा है, हर कोई, एवरीवनस पुटिंग इन देयर बेस्ट एफर्ट। तो जिससे प्यार है उससे है, और जिससे नहीं है शायद हो जाएगा। उम्मीद नहीं छोड़नी। उम्मीद क्यों छोड़नी है यार? होप इज़ व्हाट कीप्स अस अलाइव। That's so true. But do you believe in competition, community, or collaboration, and why? देखो, competitiveness is very good because it keeps you up and about. Okay, it should not go bad, it should not go sour. Yeah. Firm believer of that. आप एक पिच कर रहे हो और आपका कंपेटिटर भी पिच कर रहा है। एक तो पहली बात, कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता। अगर वो आपके ऑपोजिट खड़ा है तो उसमें कुछ हुनर है, वो तभी आपके ऑपोजिट खड़ा है। तो कभी भी किसी को डिसरिगार्ड मत करो, क्योंकि वो अपनी मेहनत से ही वहाँ है, और आपको ये समय का कुछ नहीं पता, आज कोई यहाँ है, कल कोई कहाँ होने वाला है, तो रिस्पेक्ट दैट। बट एट द सेम टाइम, while you're there with the client, you are my competitor, but I will still not say bad about you. I will still say may the best man win. But as soon as we are out of that, we are a community, and we can always work on collaboration. Because without community, collaboration cannot happen. Without collaboration, growth cannot happen. हम सब कुछ नहीं कर सकते, इस सत्य को समझना जानना बहुत ज़रूरी है, और कोई और आपसे बेहतर करता है, इस बात को एक्सेप्ट करके रहना भी बहुत ज़रूरी है। क्या आपको लगता है आने वाले टाइम में कोलैबोरेशन एक इंटीग्रल पार्ट बनेगा वेडिंग इंडस्ट्री का, या कंपटीशन? It's already there. Collaboration. You think so? Yes, for sure. मुझे नहीं पता आप किसको collaboration कहोगे, but मुझे ऐसा लगता है working with a new vendor is also collaboration. Absolutely. Getting a newer person who's not seen this side of the world and asking him to do something which is where his expertise lies, and giving absolutely new something to the industry is collaboration. Problem ये है कि collaboration को हमने बड़ा छोटा सा synchronized तरीके से डाल दिया है कि भाई जब दो honchos एक साथ आते हैं तो collaboration नहीं, collaboration सब कुछ ही collaboration है. For that matter, Ved FM is an IP by you. Yeah. But what we are doing right now is a collaboration. Absolutely. So collaboration is everywhere. It's just how we see it. कभी ऐसा नहीं लगता यार बस कब तक ये शादियाँ करता रहूँगा मैं? I'm just done. Like you said, you wanted to be a DJ. You love poetry. You have a different zone altogether that you live in. क्या आपको कभी तो लगता होगा कि क्या यार this is it. I mean बस हो गया मेरा. Or you genuinely love what you do, like you get up every day, जो वो बड़ा fancy सा सुनने में मिलता है ना कि आज आपने window खोली and you feel that hey let's start a new day. So what is it like? पता नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ कभी कि विंडो खोली, बट हाँ ये होता है कि गाड़ी में बैठ गए हो, आपको पता है कि आज कठिन टास्क है, सो यू प्रेप योर सेल्फ अकॉर्डिंगली कि भाई आज तो एक एक चीज़ को बिल्कुल स्लॉटर कर देना है. But I strongly feel that I was built for this, because to be a wedding planner, you got to be built different. Absolutely. Because the kind of tenacity, the kind of mental strength, the kind of perseverance, the kind of patience level, and most of all, the kind of human you become, because you're always telling somebody to make it happen your way. You're always in that process, be it a client, be it a partner, be it a vendor, or anyone for that matter. Yeah. Because कभी आप क्लाइंट के लिए लड़ रहे हो, कभी आप क्लाइंट से लड़ रहे हो, कभी आप वेंडर के लिए लड़ रहे हो, कभी आप वेंडर से लड़ रहे हो, कभी आप पार्टनर के लिए लड़ रहे हो, कभी उससे लड़ रहे हो, कभी अपने लिए लड़ रहे हो. तो you're in the middle of all this all the time. Yet I strongly feel I was built for this.
Yet I strongly feel that, you know, this is where my love lies, because it gives me an exposure that probably I wouldn't have gotten anywhere else. अगर मैं कोई बिजनेस अदरवाइज कर रहा होता तो मैं बड़ा स्ट्रेट लाइन कुछ कर रहा होता ना. ये तो अतरंगी है. यहाँ पे आज आपको इटली में बैठ के शादी करने का मौका मिल रहा है, तो आपको कभी थाईलैंड में बीच पे क्लाइंट के साथ यूर सिपिंग ऑन कोकोनट वाटर. I love how you said coconut water. Okay. तो पॉइंट ये है कि ऐसी कौन सी और इंडस्ट्री है जो आपको इतना अतरंगी एक्सपीरियंस देती है. यू आर चिलिंग विद बेस्ट ऑफ द आर्टिस्ट ऑफ द वर्ल्ड. किस दिन आप आतिफ के साथ शो कर रहे हो, किस दिन आप दिलजीत के साथ शो कर रहे हो, किस दिन अरिजीत के साथ कर रहे हो, किस दिन तरकश के साथ कर रहे हो, किसी दिन बिस्मिल के साथ कर रहे हो. तो यू आर इन द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग. Of course, it comes with the cost of time. Of course, it comes with the cost of stress. But the question that you need to ask yourself, is it worth it? And every time I ask this question, the answer is hell yes. Is it forceful? अगर आप मुझसे पूछो कि do I love what I do? शायद मेरा आंसर होगा हाँ. इसलिए मैं इतना हसल करती हूँ, मैं इंजॉय करती हूँ. अगर जब मैं फ़्लाइट अटेंडेंट थी, अगर आप मुझसे तब पूछते तो भी मैं कहती हाँ. लेकिन आज बट ये टाइम टू टाइम डिपेंड करता है. जब मैं बिल्कुल स्ट्रेस्ड आउट होती हूँ तो आई विल से दैट नहीं यार कहाँ फंस गई मैं. होता है right? मेरे साथ भी होता है. ये बर्नआउट्स होते हैं. हाँ, बर्नआउट्स होते हैं. बट ये बर्नआउट्स ना आपको ये भी याद दिलाते हैं कि यार अगर ये नहीं होंगे ना तो जो है उसकी भी वैल्यू नहीं होगी, और जो नहीं है उसकी वैल्यू हुई. यहाँ पे ना मतलब आई से दिस अ लॉट ऑफ टाइम, देयर इज अ थियोरी कॉल्ड द मिसिंग टाइल थियोरी. यू नो, एवरी टाइम यू लुक एट द स्विमिंग पूल यू विल ऑलवेज फाइंड वन टाइल मिसिंग. तो वो जो वन टाइल मिसिंग है ना, हम जो जिस मौके पे होते हैं वो वन मिसिंग टाइल ढूंढ रहे होते हैं. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. आई थिंक उस टाइम सिर्फ कोकोनट वाटर चाहिए होता है. बट डू यू बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिजेस? इतनी शादियां करा ली आपने, इतना रिश्तों को देख लिया, आर्टिस्ट एंड ऑल दैट, ये तो एक डिफरेंट पार्ट हो गया. बट व्हेन यू सी अ कपल कमिंग टुगेदर, अ फैमिली कमिंग टुगेदर, डू यू फील डिफरेंट? हाउ डू यू फील? लाइक अगर मुझसे कोई पूछे मुझे शादी क्यों पसंद है, मुझे सिर्फ इसलिए पसंद है कि वो कितनी इमोशनली ड्रिवन है. राइट? अगर मैं कोई और काम करती हूँ वहाँ पे इमोशंस नहीं है. वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल चीज़ें करो एंड घर आओ एंड यू आर डन फॉर द डे. सो आई रियली वांट टू आस्क यू whether you believe in the concept of marriage and how do you feel when you see your couple being married? आपको एक बड़ी ब्यूटीफुल चीज़ दिखती है उसमें कि आप एक इंसान से, एक फैमिली से 6-8 महीने, साल भर पहले मिले हो, और जब आप मिले हो तो आप उनकी बातें समझ रहे हो कि वो ज़िंदगी में चाहते क्या हैं अपनी शादी को लेकर. क्योंकि आई थिंक आई हैव मेट ब्राइड्स जो शायद 5-6 साल की हुई हैं और उनकी ज़िंदगी में ये बड़ा प्रॉमिनेंट हो गया कि मेरी शादी ऐसी होनी चाहिए. And I think women are wired that way. You know, they love the whole emotions that come with it. Men probably can be different. I mean, I am probably different that way. That's why I'm saying this. But yes, and then, you know, when you've heard them out, you've put everything on a drawing board for them. And then when drawing board is being executed, it comes out exactly what they wanted. Absolutely. So I'm in love with the journey, first of all. That journey is beautiful. And that journey creates a relationship. That journey harnesses a bond. That journey develops a lot of connect between us and the family. So by the end of it, you're in love with the family. You're in love with the people. And what makes you even more, synchronized or in alignment with this is when they've achieved what you want. You've made it happen for them, basically. Like अभी आप बात कर रहे थे कि ब्राइड्स को पता होता है कि उनको क्या चाहिए, कैसे चाहिए. लाइक दे आर ऑलरेडी सेट इन देयर माइंड्स, राइट? कोई ऐसी चीज़ जहाँ पर आपको लगता है कि मोर देन प्लानिंग योर एंट्री, मोर देन प्लानिंग हाउ योर स्टेज शुड लुक लाइक, कोई ऐसी एक एडवाइस जो आपको लगता है कि यू शुड गिव इट टू द कपल्स आउट देयर? आई थिंक एवरी कपल शुड फोकस ऑन फर्स्ट एंजॉयिंग देयर वेडिंग. Don't be, if you've got Touchwood on board, you don't have to be stressed about absolutely anything. मैं marketing नहीं कर रहा हूँ, मैं plug in दे रहे हो आप, fact बता रहा हूँ. One thing that couples should understand is it's their big day, understood. But it's also a very big day for their parents. It's also a very big day for the people who love them. Yeah. And everybody's
aspirations have to be put together, and some things have to be understood from a practical perspective also. And then for us, that family is very, very important, but at the same time those 300, 400, 500 guests who are attending are also very, very important, because it's their experience at the end of the day that they'll give to the family, whether they had fun or not. क्योंकि eventually हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो तो उन सब लोगों के लिए कर रहे हैं ना, वो सभी important होते हैं. तो ये एडवाइस नहीं है, ये बेसिकली, एंड लेटली टू बी वेरी ऑनेस्ट, द ब्राइड्स एंड द ग्रूम्स आर अमेजिंगली स्मार्ट. I mean, when they know what they want, they also know the pros and cons. Like, their research work is hands-on. They know, and the reason why they know so much, or they know exactly what they want, is because they've already put in their heart and time and effort to it, and they've come to a conclusion कि भाई ये सारी चीज़ों के बाद मुझे समझ आता है ये वर्क करता है मेरे लिए. आजकल ना एक टर्म चल रही है, रेड फ्लैग एंड ग्रीन फ्लैग क्लाइंट्स की. सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपकी कंपनी या एज एन इंडिविजुअल आप कैसे फिगर आउट करते हो कि ये क्लाइंट आपके लिए है और ये क्लाइंट आपके लिए नहीं है. अगर नहीं है तो इसको मना कैसे करना है, अगर है तो इसको हाँ कैसे करना है. फनी आंसर इज जिसके पास पैसे हैं वो मेरा क्लाइंट है. से क्यों पैसा पैसा करते हो. बात पैसा करते हो कि नहीं है, बात ये है कि इफ़ यू वांट टू गेट द बेस्ट यू हैव टू स्पेंड द बेस्ट. मतलब ये अनपॉपुलर ओपिनियन हो सकती है लोगों के लिए, उनको हो सकता है ये लगे कि हर चीज़ महंगी क्यों है, हर चीज़ क्यों है, बट पॉइंट ये है कि at the end of the day, to get that finesse, it comes with a cost. You might accumulate the right things at the right price, but it's not just about accumulation. I mean, फिर तो आप event coordinator भी hire कर सकते हो ना. Why do you want a company like Touchwood to come on board and put everything together and create a seamless experience for you? So that is what I'm saying. But to answer your questions, देखो हमने तो कभी ये red flag और green flag वाला ना system हमारे यहाँ तो है ही नहीं. हम तो businessman लोग हैं. हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस क्लाइंट के कॉन्ट्रैक्ट के लिए बड़ी क्लियर होती हैं. देखो हर किस्म का क्लाइंट है. कोई क्लाइंट आसानी से आपकी बात मानेगा, कोई क्लाइंट सम क्लाइंट्स विल प्रॉब्ली गिव यू अ लिटिल हार्ड टाइम, बट एट द एंड ऑफ द डे वो जो भी कर रहे हैं वो अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, एंड विच इज़ फेयर. हमारा काम एक बार काम उठाने के बाद, आर धर्म इज़ टू डिलीवर इट इन द बेस्ट कैपेसिटी. और उसमें फिर दो ही एंगल आते हैं, तो आप रो सकते हो या आप डिलीवर कर सकते हो. तो माइट एज वेल डिलीवर. तो हमने तो ये रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग की कैटेगरी बनाई नहीं है, हमारे यहाँ तो है ही नहीं. और मुझे नहीं पता कि आप किस बेसिस पे लोग ये रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग बनाते हैं. यार हर किस्म के लोगों के साथ हम काम करते हैं और इट्स ओके. आई मीन नॉट एवरीवन इज़ फॉर यू, और जो नहीं है वो आपको पहले ही मना कर देता है, क्योंकि जब आप टर्म्स एंड कंडीशंस उनके सामने अपनी रखते हो, अगर उसको नहीं समझ आ रहा होगा तो पहले ही मना कर देगा ना. But people who are not as big as your company, आपको लगता है कि वो इस चीज़ को इतना आराम से डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल आज हम बात कर रहे हैं कि रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग कुछ नहीं होता, बट उसी 2 घंटे में एक नया पॉडकास्ट आता है जिसमें हम बात करते हैं रेड फ्लैग एंड ग्रीन फ्लैग होता है, राइट? वो जो आई एम नॉट सेइंग कि कंटेंट इतना सारा है मार्केट में, हमें समझ ही नहीं आ रहा हम कंज्यूम कैसे करें और अपने बिजनेस में उसको कैसे लाएं, राइट? व्हाट टू बिलीव एंड व्हाट नॉट टू बिलीव. सो आई रियली वांट यू टू हेल्प माय ऑडियंस टू अंडरस्टैंड कि अगर नहीं भी होता, चलो रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग नहीं भी होता, आजकल तो क्लाइंट्स खुशी नहीं होते कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पे. व्हाट इफ आफ्टर साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट क्लाइंट डिमांड्स फॉर समथिंग एंड यू रियलाइज दैट ये क्या डिमांड है, आई मीन ये तो गलत डायरेक्शन में जा रहा है. अब ना तो मैं इस पॉइंट पे अपना रिश्ता ख़राब कर सकता हूँ, ना मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट बीच में ला सकता हूँ. हाउ डू यू मैनेज बोथ द थिंग्स? दिस हैपन्स और नॉर्मल है ये होना. अब आपको ना इसमें इन द मिडल ऑफ ऑल दिस द क्वेश्चंस दैट पॉप इन योर हेड इज देयर अ ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इन व्हाट ही इज आस्किंग फॉर, और इट हैज़ अ ह्यूज एफर्ट कॉस्ट दैट्स इन्वॉल्व्ड. सो यू सिंपली बिलेबल पे डाल दो आप उसको. If he's agreeing to the billable, great. If he's not agreeing to the billable, प्रॉब्लम ये है कि क्लाइंट की डिमांड है तो या तो किसी ने उसके कान भरे हैं. यहाँ ये बहुत कॉमन हो गया ना कि आज की तारीख में द बेसिक रीज़न वाई
we say competition's gone bad is because most of the people are over committing and under delivering. Absolutely. We are a company who believes in absolutely delivery, okay? और हम mostly, I'm not saying this, but under commit over deliver is our फंडा, ठीक है? तो अगर वो मेरी बैंडविड्थ में बिना कॉस्ट के होगा तो मैं कर दूंगा, ठीक है? बट ये प्रीसीडेंस ज़रूर सेट कर दूंगा कि ये वन टाइम है और ये सिर्फ आपके लिए है, और अगर वो मेरी बैंडविड्थ से ऊपर है तो उसका बिलेबल चला जाएगा क्लाइंट के पास, अगर वो एक्सेप्ट करता है ठीक है, नहीं तो समझा दिया जाएगा सर ये नहीं हो सकता। कॉन्वर्जेसन हर बंदे से बहुत ज़रूरी है, उसको ये समझाना या उसकी ये पॉइंट, एक्चुअली कोई ये भी तो समझने को तैयार नहीं है ना कि वो क्यों ये बोल रहा है, समझो तो एक बार जाके। पॉइंट तो यही है ना कि हैव अ लिटिल मोर कॉन्वर्जेसन, गिव देम दैट कंफर्ट कि हाँ भाई आप सुनने वाले लोग हो, अपनी अपनी बोलते रहोगे तो नो वंस इंटरेस्टेड। क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि देखो अगर मैं आपका क्लाइंट हूँ और आप एक सर्विस प्रोवाइडर हो, इट्स वेरी क्लियर कि आप मुझे सर्विस दोगे और मैं आपको पैसा दूंगी, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। लेकिन जब भी पैसे की बात आती है तो एक सर्विस प्रोवाइडर को डर क्यों लगता है मांगते हुए या बोलते हुए कि ओके नाउ आई एम डन विद माई सर्विसेज, नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू पे मी। बट एक डर क्यों होता है, हमेशा होता है। लाइक मुझे नहीं पता आपके साथ होता है कि नहीं होता, बट आई फील इट, मुझे शर्म आती है कि मैं कैसे बोलूँ कि मेरे पैसे दो, यू हैव टू पे मी। मुझसे नहीं होता। हाउ डू यू डू इट और व्हाट एग्जैक्टली यू फॉलो? आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड। बेसिक प्रोटोकॉल है कि 100% एडवांस पे काम करते हैं। एब्सोल्युटली। और वही चाहिए, उसमें हम टस से मस भी नहीं होते। वी वांट टू फॉलो दैट, वी विल फॉलो दैट। ऑफ कोर्स यू नो इसमें पुश एंड पुल होते हैं इस पूरे रास्ते में, पर आपको ना अपने दिमाग में एक चीज़ क्लियर करनी है कि आप अपना ही मांग रहे हो, किसी और का नहीं मांग रहे, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। और अगर वो नहीं दे रहा ना तो यानी कुछ खोट है। तो आप ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि भाई इंटेंट में प्रॉब्लम है या मेरे कंटेंट में प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है ये बता दो आप। जहाँ प्रॉब्लम है वो रेक्टिफाई हो जाएगी। एक बहुत ही खतरनाक सवाल आपकी तरफ आ रहा है। अभी तक जो आ रहे थे वो तो ओके ओके थे ना बट ये वाला सवाल आई बिलीव कि बहुत सारे लोग आपसे करना चाहेंगे और सुनना भी चाहेंगे उसका जवाब। वेडिंग इंडस्ट्री में इतने इवेंट्स होते हैं और हम सबको ये सिखाया गया होता है कि नेटवर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बिजनेस। अब अगर फॉर एग्जांपल साल में 50 इवेंट्स हो रहे हैं, अब 50 का तो हिसाब नहीं बन सकते। हाउ डू यू चूज़ कि यार दिस प्लेटफॉर्म इज़ फॉर मी? लाइक फॉर एग्जांपल गॉर्मे फेस्ट कैन बी अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर मी टू नेटवर्क, बट वही अगर कोई और इंसान है उसके लिए वो अच्छा नहीं है। हाउ डू यू डिसाइड दैट कि यार ये इवेंट तो हमें अटेंड करना ही चाहिए, एंड वाई नेटवर्किंग इज़ इम्पॉर्टेंट? अगर हम एक प्रेमिस सेटिंग कर लें अपने दिमाग में कि लेट्स एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। आप कहीं पे जाते हो, वहाँ पे एक चीज़ तो डेफिनेटली होती है ना कि आपको नए लोगों से मिलने को मिलता है। एब्सोल्युटली। ठीक है, कभी सही मिलेंगे, कभी नॉर्मल मिलेंगे, कभी अच्छे मिलेंगे। ठीक है, जब हम स्कूल में थे हमारी क्लास में 50 बच्चे होते थे, वही सेम बच्चों से रोज़ मिलना होता, बट सारे तो फ्रेंड्स नहीं होते थे। और फिर जब हम पिकनिक पे जाते थे तो पूरा बैच पिकनिक पे जाता था, उसमें भी से, बट आप खेलते तो वो लिमिटेड लोगों के साथ ही हो ना। तो ऐसा नहीं है ना कि स्कूल जाना बंद कर दिया आपने इस चक्कर में कि मैं इन लोगों के साथ ही स्कूल जाऊँगी। पॉइंट ये है कि आपको दिखना बहुत ज़रूरी है, और उसी दिखने के बीच में यू गेट टू चूज़ और पिक और नेटवर्क विद योर सेट ऑफ पीपल। सो एवरी कन्वेंशन दैट अ पर्सन इज़ डूइंग, हम ना ये भूल जाते हैं कि एक इंसान की बहुत मेहनत, बहुत थॉट है उस कन्वेंशन के पीछे, और वो कुछ तो अचीव करना चाहता है, और उसका ज़रिया तो हम ही है ना। एंड आई एम सेइंग दिस बिकॉज वी आर ऑल्सो एन IP ओनर। व्हेन वी टेक एन इनिशिएटिव, प्रॉबली किसी और के मुकाबले कंपैरेटिवली आसान स्टेट होता है हमारे पास, कंपैरेटिवली। बट क्योंकि आसान स्टेट है तो इसका ये भी उसके साथ एक चीज़ और आती है कि बेंचमार्किंग बहुत बड़ी है, एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ी है, फुलफिलमेंट बहुत बड़ी है उसके बाद, तो वो और डिफ़िकल्ट हो जाता है। मतलब जितनी आप अपनी बेंचमार्किंग बढ़ाते रहोगे वो आप ही के लिए डिफ़िकल्ट होता रहता ना रास्ता। तो नेटवर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप
देखो, जाओ, समझो, ठीक है, नॉट एवरीथिंग विल बी फॉर यू, बट एक बार एक्सपीरियंस करना तो ज़रूरी है ना. और उसके बाद आप टेक योर डिसीजन, टेक योर कॉल. After years, you will realize that now I want to get into a mode of power networking. So when you've created a place for yourself within the industry, then the right people will come to you themselves. Then the networking game becomes very different. What is the right way to network? Is it like, चलो मैं आपसे पहली बार मिली and then मैं आपको अपना business card देती हूँ, बोलती हूँ hi, I'm a photographer, I would love to work with you and that's it. आपको लगता है वो ज़िंदगी में भी वो कार्ड उठा के देखेगा? डिपेंड करता है. एक, वो किस रेफरेंस से उससे मिला है, वो बहुत मैटर करता है. Okay. जैसे वाई आई रिमेंबर नितिन इज़ बिकॉज आई मेट हिम थ्रू लव. Yeah. अगर मैं शायद लव के थ्रू नहीं मिला होता तो मुझे प्रॉबली नहीं याद रहता, प्रॉबली. ओके, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप किस रेफरेंस से मिल रहे हो. दूसरी, एक मेरा जो इसका ब्रेकडाउन है बड़ा सिंपल है. आई लाइक टू वर्क विद पीपल आई लाइक. सो इन द मिडल ऑफ योर केओस यू विल फाइंड योर few people whom at different events also. Like my relationship with Ramit also established like this. We went for a fam and there I had a discussion with Ramit and his wife and we all had a lot of fun and the relationship just garnered from there on. तो वो different facets में आपको लोग मिलते रहेंगे. और 100 when you meet 100 you will pick 5, you will pick 10, but this just keeps on. और कई बार ना आप थर्ड रेफरेंस से भी तो पहुँचते हो ना आप. मतलब अब जैसे हम 5-6 इंडस्ट्री के फ्रेंड्स हैं आपस में जो प्लानर्स हैं, हम आपस में रिकमेंडेशन भी दे देते हैं कि क्योंकि मैंने किसी के साथ काम किया है, हो सकता है किसी और ने नहीं किया, तो हम आपस में रिकमेंडेशन दे देते हैं दैट यू कैन वर्क विद दिस पर्सन. वो भी तो एक नेटवर्किंग है ना एक तरीके से. Yeah. कभी आपको ऐसा फील हुआ है कि आई एम डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम माई गोल, और आपको अगर ये फीलिंग आ गई है तो आप उसको मेंड कैसे करते हो, और आई भी है कि नहीं आई है? यार मैं तो गोल ही नहीं फिगर आउट कर पाया हूँ अभी तक. किसी दिन मेरा गोल होता है आई वांट टू ड्राइव बेंटली, पर फिर मेरे को लगता है यार ये तो बहुत डूएबल है. नहीं फिगर आउट कर पाया, गोल नहीं फिगर आउट कर पाया. शॉर्ट टर्म अचीवमेंट्स है मेरी लाइफ में जिसको मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर थोड़ा सा डाइग्रेस भी हो रहा हूँ बट मेरे को इवेंचुअली पता है, और थोड़ा डाइग्रेस होना ओके है कभी कभी, बिकॉज यू वांट टू गेट इनटू योर कंफर्ट, बट इफ़ यू आर गेटिंग डाइग्रेस यू नीड टू गेट बैक टू इनटू योर जोन ऑल्सो, which God's been kind, he's given me the intellect to get back at it every now and then. तो फिगर आउट कर रहा हूँ, गोल नहीं है कोई गोल. मतलब लोग सोचेंगे कि ये कैसी बातें कर रहा है, बट मुझे अभी तक तो नहीं समझ आया. मतलब अगर आप इसको गोल कहते हो कि हमें दुनिया की बेस्ट वेडिंग प्लानिंग या इवेंट मैनेजमेंट कंपनी बनना है, तो गोल वो होना चाहिए जो दुनिया की नज़रों में अनअचीवेबल हो. ये तो अचीवेबल है ना. तो अगर हम जिस टेनासिटी से या जिस माइंडसेट से काम करते हैं, मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि कुछ अनअचीवेबल है. यू जस्ट नीड टू पुट इन द वर्क एंड इट्स गोना बी देयर. यू नो, आपकी इस कॉन्वर्सेशन के बाद बहुत सारे लोग बिलीव करना सीख जाएंगे, और बिलीव करना किसी भी एग्जीक्यूशन से सबसे इम्पॉर्टेंट होता है. है ना? इट्स लाइक घर से आप बाहर तो निकल गए, लेकिन बिलीव करना ज़रूरी है. मैं जहाँ जा रहा हूँ मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, राइट? या ये सोच नहीं सकते बस मैं चल रहा हूँ, देखूँगा मैं कहाँ पहुँचूँगा. वो अलग बात है कि अगर आपको आपका सफ़र बहुत ही अच्छा लग रहा है तो यू जस्ट इन्जॉइंग, एंड आई फील दैट यू जस्ट इन्जॉइंग योर जर्नी मोर देन योर डेस्टिनेशन. आई समहाउ सेंस दिस. दैट्स अ फैक्ट, राइट? तो सो इतना कुछ ज़िंदगी में देख लिया ना, मतलब मुझे अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम तो कुछ याद नहीं आ रहा जो नहीं देखा. तो उसके बाद ना आपको ये रियलाइज़ होता है कि एक तो आज में जीना बहुत ज़रूरी है. आज में जीने ज़रूरी के लिए जो आप कर रहे हो उसको एंजॉय करते रहो, गो विद द फ्लो, ठीक है. बट गो विद द फ्लो में जहाँ पहुँचना मतलब आप मॉल में जाते हो, मॉल में एक बंदा बिल्कुल क्लियर हो गया है कि मेरे को जाके एक्स दुकान में जाके वाई चीज़ खरीदनी है और वापस आ जाना है. और कुछ लोग लॉइटर कर रहे होते हैं. तो मैं उनमें से हूँ जो एक्स दुकान में जाके वाई चीज़ भी ले लेगा, बट अगर वो वापस आते हुए मेरे को कुछ और भी मिल गया तो मैं वो भी ले लूँगा. बट मैं लॉइटर भी नहीं कर रहा और मैं एक फिक्स एजेंडे से भी नहीं जा रहा. आई गॉट योर पॉइंट. अच्छा, अगर मैं आपकी पर्सनालिटी के बारे में बात करूँ, आर यू एन इमोशनल पर्सन? बिकॉज हम जिस इंडस्ट्री में हैं, राइट, वो बहुत इमोशनल इंडस्ट्री है.
बिकॉज हम वेडिंग्स में हैं, वेडिंग्स में आपको पेरेंट्स को भी हैंडल करना है, ब्राइड एंड ग्रूम को भी हैंडल करना है. इट्स जस्ट नॉट अबाउट बिजनेस, राइट? सो हाउ डू यू बैलेंस इमोशनल एंड प्रोफेशनलिज्म टुगेदर? By getting detached. And by getting detached, I don't mean क्या लोगों को पता लग जाता है that you're detached but you're still with them? No, so that's I was coming to that. By detached, I don't mean to say कि मेरे emotions picture से बाहर चले गए हैं. By detached, I mean किसी situation में आपको उनकी aspiration को priority देनी है, किसी में आपको अपने एजेंडे को priority देनी है, किसी में आपको दोनों को क्लब करके चलना है. बट हम जो बिज़नेस करते हैं वो बिना इमोशंस के नहीं कर सकते, येट आपको इमोशनली डिसीजन भी नहीं लेने. तो बेसिकली अगेन यहाँ पे भगवत गीता बहुत काम आती है कि अपने डिसीजन लेते हुए इमोशन को साइड रखो, लॉजिक को ऊपर डालो और उसके बाद जो उस समय के लिए सही है वो डिसीजन ले लो. आई जस्ट लव कैसे भागवत गीता आपकी ज़िंदगी का सार है. लाइक लिटरली मैं आपसे कोई भी सवाल करती हूँ, आपका जवाब भागवत गीता से ही आता है. एंड इट ट्रूली शोज़ दैट हाउ रिलीजियसली यू फॉलो what you have read and what you want to do in your life as well. एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, एक नेचुरल कैलेमिटी जैसे कोविड, ठीक है, कोई बिजनेस रेडी होता है, कोई बिजनेस नहीं रेडी होता है. कोविड के टाइम पे सी द रीज़न वाई आई एम आस्किंग राइट नाउ, जब हम कोविड में भी नहीं है, किसी कैलेमिटी में नहीं है, कुछ नहीं है, कितना इम्पॉर्टेंट है बिजनेस में थ्रेट को मैनेज रखना, एंड हाउ डू यू गाइस डू इट? One simple line on this to start with: working for the best but expecting the worst. That mindset has prepped us post-COVID. First of all, because it was absolutely unfathomable what has happened. At the same time, a very interesting thing that came my way during that time, that ज़िंदगी में पिवट कितना ज़रूरी है. और वो हर सिचुएशन में, मतलब इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं डायसन का देता हूँ कि एक वैक्यूम क्लीनर बनाने वाली कंपनी हेयर केयर प्रोडक्ट्स में घुस गई और उन्होंने बेस्ट जो हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट बना दिया, एयर रैप. आई मीन इट्स आस्क अ वुमन, शी नोज इट. इट्स माइंड ब्लोइंग. तो अगर कोई ऐसे एग्जाम्पल से नहीं सीख सकता तो मुझे नहीं पता किस एग्जाम्पल से. तो किसी भी आप सिचुएशन में हो, देयर आर टू वेज टू लुक एट इट: पॉसिबिलिटी ऑफ गोइंग डाउन और अपॉर्चुनिटी टू कम अप. चूज़ फॉर योर सेल्फ. तो आपकी ज़िंदगी में जब भी एडवर्सिटीज़ आती है तो उसमें आप दो सिचुएशन में होते हो कि क्राई क्राई क्राई, कीप ऑन गोइंग डाउन, और ओके लेट्स टेक चार्ज, लेट्स मेक इट वर्क, लेट्स मेक इट हैपन. तो in any adverse situation, just like COVID, we had an opportunity ki, okay, let's take a back seat, let's brainstorm. This gives us a chance to sit back and understand what the world has in store for us, and it gave an opportunity to understand Touchwood in a better way. So we were doing Zoom calls, we were doing a lot of creative enhancements internally. We did a IP at that point in time also, by the way. It's called Wed Nation that we did that time. Yeah. It was a 2-day thing and we pulled it off in less than 12 days. आपने थ्रेट से अपॉर्चुनिटी को बर्थ दिया. हाँ, मतलब थ्रेट ने हमें अपॉर्चुनिटी को बर्थ दिया, हमने कुछ नहीं किया. We just started. This is how one should say it. Yeah, this just happened, you know, again. तो मतलब when I say then that people say that I'm in control. Were you in control when COVID was happening? Not at all. Were we in control when the world was getting shut? तो हम ये कैसे कह सकते हैं we are in control? Absolutely. तो that's how I see it. You know, since we are talking about natural calamity and everything, something happened for 2 years in your life. बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता. क्या उस वक्त पे कुछ बदला और क्या हुआ? क्या आपको लगा कि नाउ आई एम आउट ऑफ साइट, सो मे बी आई एम आउट ऑफ द गेम एज वेल? हाउ, व्हाट वाज योर रिएक्शन? हाउ डिड यू टर्न योर, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, बट
that time to the opportunity, what was it like? I really want to know, because बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि you were actually not in this site for good 2 years. What you see right now is Shrey 2.0, and God's been very very kind. और अगेन जब वो हुआ था तो बड़ी विचित्र सी सिचुएशन थी, क्योंकि वो भी आई थिंक मेरी लाइफ में ना ओवरनाइट हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. वो भी ओवरनाइट हुआ था. मैं एक ट्रिप पे गया हुआ था. आई वेंट टू सी अ फ्रेंड ऑफ माइन. हिज नेम इज़ महादेव, and I was in one of his very revered places in Gujarat. It's called Somnath. Somnath गया, Somnath से द्वारका गया. मैं 2 बड़े भाइयों के साथ था अपने. And this was the first time I'm actually speaking about this, by the way. So मैं अपने 2 बड़े भाइयों के साथ था. तो उस जर्नी में उन्होंने कहा, यार you look busy and you look worn out. So I thought probably I'm tired. Okay, I got back home and they said, why don't you just go get yourself tested? I said, sure. I got myself tested and the immediate result was I had a kidney failure. Oh no. Yeah, that was, and so I started looking up for a doctor, and I found a doctor in Delhi. I went to meet him. He said that you'll have to go for a transplant immediately. So I said, what if I don't have a donor and all? So he said, you can probably ask your parents to donate. Otherwise, so I said, what's the alternative? He said, you can go on dialysis. So for 2 years of my life, I was on dialysis. And that was a time when I got a lot of time for myself. I was still working from home that time. मेरी ज़िंदगी में ना कभी भी मैं लो पॉइंट आया ना, तो my work has kept me alive. My work has kept me afloat rather. So again the question came into my mind कि भाई अब यहाँ से यहाँ जाना है या यहाँ जाना है. यहाँ जाने के लिए तो आया ही नहीं हूँ, वहीं जाने के लिए आया हूँ, तो वहीं जाऊँगा. तो बहुत लोगों को लगता है मैं फाइटर हूँ, ये हूँ. भाई मैंने कुछ नहीं किया. I still say it, I'm going to say it again, मैंने कुछ नहीं किया. I was given the strength. This was probably the way I could have introduced myself to the Bhagavad Gita. I was not introduced to it earlier. And you won't believe, I was never a lover of Krishna. I was always a Shiv lover. And my last conversation before everything was happened was with Krishna. I was at Dwarka. Yeah. I never, and it just, so life has its mysterious ways of taking you to places where you're meant to reach. And then few days back, a friend of mine shared a reel with me which said that if you're in love with Mahadev and if he's accepted your love, then he'll introduce you to the love of Krishna. Because he's given you the patience, now he wants ras in your life. He wants colors in your life. He wants you to be that chanchal personality that Krishna is. And he's going to open doors to Krishna. And then he opened the doors to Krishna, and then I started reading the Bhagavad Gita. That gave me all the strength while in the process. My parents, man. Oh man, I can't thank them enough for everything. I mean, the role that they played, I don't think so I have anything to but above all, thanks to Mahadev, thanks to Krishna, thanks to all the energies that were working. बहुत मशक्क़त रही इस पूरे प्रोसेस में, बहुत ज़्यादा बैक एंड फोर्थ रहा, समय बहुत लगा. मतलब आप समझो 5 अप्रैल 2021 को मैं हॉस्पिटलाइज्ड हुआ था. 7 अप्रैल 2021 को मेरा पहला डायलिसिस था. और जहाँ तक मेरा प्रोसेस था, मेरे फादर ने मेरे से कहा था कि 6 महीने में तेरी सर्जरी हो जाएगी एंड यू विल बी आउट ऑफ इट. इट टुक मी 2.5 years, मतलब एक्चुअली 2 years. तो मैंने एक डोनर मेरे को मिल गया था. वो डोनर प्रोसेस में उसके साथ कुछ हो गया. माई डैड फाउंड अनदर डोनर. फिर पेपर वर्क, a lot of things happened. But God was very, 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 very kind. At every step, हाथ ही नहीं छोड़ा. मतलब मेरे को इस पूरे प्रोसेस में कभी फील ही नहीं हुआ कि मैं आई एम अलोन. हम रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, हम एक्साइटेड चीज़ों की बात करते हैं. उन चीज़ों का ना एक समय होता है. हर रिलेशनशिप का आपकी ज़िंदगी में एक समय है.
इस रिलेशन को कोई समय ही नहीं है, इट इज़ फॉर एवर। उन्होंने हाथ पकड़ लिया तो आप कभी भी जा सकते हो, ना आपको टाइम पूछने की ज़रूरत है, ना आई यू अवेलेबल पूछने की ज़रूरत है, विल यू गिव मी टाइम, आपको सिर्फ जाना है। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? गॉड्स बीन सो काइंड, सो मतलब इतनी मेहरबानी है ऊपर वाले की, आप जिंदा और क्या चाहिए आपको। मैं आपसे इतना रिलेट कर पा रही हूँ ना आफ्टर रियली रियली लॉन्ग। शायद ही मैंने कभी किसी से इतना रिलेट किया है। अभी आपने बोला ना कि जब जाना है, जब बात करनी है, ही इज़ अवेलेबल फॉर यू, राइट। जब भी मेरा माता रानी के साथ एक डिफरेंट कनेक्शन है, और लोग बोलते हैं माता रानी बुलावे देती है, राइट। जब उनका बुलावा आएगा तभी आप जा सकते हो। मैं शुरू से एक बात बोलती थी, मेरी माँ है, वो क्यों डिसाइड करेगी मुझे कब जाना है? मैं डिसाइड करूँगी, मेरा जब मन करेगा, मेरा आधी रात को मन करेगा, मेरा सुबह जाने का मन करेगा, आई विल गो। एक माँ का दरवाज़ा तो हमेशा खुला रहना चाहिए ना। वाई शुड शी डिसाइड वेदर शी वॉन्ट्स टू कॉल मी और नॉट? सो मेरी माँ है, तो मेरा रिश्ता और आपका आपके महादेव के साथ रिश्ता, ऐसे लगता है ना कि ये रिश्ते बड़े डिफरेंट रिश्ते होते हैं, और ये बिजनेस से, पैसों से, ये सब चीज़ों से बिल्कुल बियॉन्ड है, जो आपको सैनिटी देता है। 100%, 100%, इट कीप्स यू अफ्लोट। एब्सोल्युटली। आपके अंदर ठहराव लेके आता है, आपको बहुत कुछ दे के जाता है, वो तो डेफिनेटली है। बट इस ये वाली जो बात है ना कि जब बुलावा आता है तब, ये कहीं ना कहीं सच भी है। दैट्स ट्रू। क्योंकि ठीक है, वो परम पिता परमेश्वर हैं, वो माता हैं, पर वो बुलाना तभी चाहते हैं जब वो समय दे पाएंगे। तो मैंने अभी नितिन और हमने डिसाइड किया हुआ है कि हम अपने बर्थडेज और एनिवर्सरीज वी डोंट पार्टी। हमारा बहुत एक सिंपल फंडा होता है कि या तो मेरे बर्थडे पे या नितिन के बर्थडे पे या एनिवर्सरी पे भी, अगर तीनों दिन हम अवेलेबल हैं, काम नहीं है, धर्म नहीं है, तो हम तीनों दिन वहाँ पहुँच जाते हैं माता रानी के पास, एंड वी सेलिब्रेट आवर बेस्ट डेज विद हर। और अगर हमें लगता है कि तीनों टाइम हम नहीं कर रहे, उससे पहले या उसके बाद वी मेक श्योर वी गो एंड मीट हर। एक बार क्या हुआ कि मेरी सेकेंड या थर्ड ट्रिप थी, और वो शायद नवरात्रों के टाइम के आसपास की बात थी। अब मेरी आदत, मुझे नहीं पता क्या होता है, बट जैसे ही मैं माता रानी के द्वार पे पहुंचती हूँ, मेरे आंसू निकल आते हैं, मुझसे नहीं रुका जाता। समथिंग हैपेंस, मुझे कोई दर्द है, दुख है, कुछ नहीं है, प्यार है वो। हाँ, बस मुझे खुशी होती है। सो हुआ ये कि मुझे हमेशा से, मेरे कोई जान पहचान नहीं है, मेरे को कोई नहीं जानता, हमेशा से मुझे VIP दर्शन मिलते हैं। कैसे मिलते हैं मुझे भी नहीं पता। उस दिन मुझे लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ा। वो इतनी लंबी लाइन थी दैट आई वॉज लिटरली क्राइंग, नॉट फॉर माता रानी, बट आई वॉज क्राइंग कि यार चलो बस ये क्या है, मतलब मेरे को नहीं खड़ा होना इतनी लंबी लाइन में। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वॉज सेइंग। जैसे जैसे वो लाइन आगे बढ़ी, माई हालत बिकेम रियली बैड। मेरे दिमाग में सिर्फ एक सवाल चल रहा था कि यार आई एम सो सॉरी, पहले इतने लोग आपको तंग कर रहे हैं आपसे मिलने के लिए, आपको इतना लेट तक जागना पड़ेगा मेरे लिए भी। इट वॉज जस्ट अ थॉट, एंड आई वॉज टेलिंग माई मॉम कि दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई फेल्ट। शी सेड कि तेरा और उसका जो रिश्ता है वो अब भगवान और शिष्य वाला नहीं है। हर एक इंसान का जो रिश्ता है ना, उसके साथ बहुत इंडिविजुअल है। कोई बाप बनाता है, कोई पति बनाता है, कोई कुछ बनाता है, राइट। अगर तूने माँ बनाया तो उसको माँ की तरह देख रही है, बट वो जो सारे आए हैं वो सारे अपने अपने रिश्तों से आए हैं, राइट। सो आपका क्या रिश्ता है वो आप जानते हो, मेरा क्या रिश्ता है वो मैं जानती हूँ। सो अपने रिश्तों को संभाल के रखिए, क्योंकि अगर ये नहीं संभले तो पैसा कमा के या बड़े बड़े बिजनेस खोल के आई डोंट नो हम क्या करेंगे। करेक्ट। आपने ना मुझे इतना इमोशनल कर दिया है ना, अब ना थोड़ा वाइब बदलता है, Done? वापस से बिजनेस पे आते हैं। जैसे जैसे ये कॉन्वर्सेशन एंड हो रही है ना, जैसे कहते हैं ना बच्चे का दिल छोटा हो जाता है, वैसे मेरा दिल छोटा हो रहा है अब। नहीं दिल छोटा ना करी यार। उनका हो रहा है कि करा उनमें ना दिल छोटा ना करी। चलो अपना मैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन पूछ ही लेती हूँ आपसे। मुझे पता है कि
आपके लिए सोशल मीडिया, अगेन आपके लिए मतलब आपकी कंपनी के लिए जी सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है. करेक्ट. Why do you think that every businessman should focus on their social media platforms? Because I strongly feel that social media is not social anymore, and it makes you relevant. आपको ना आज की तारीख में डिसीजन मेकर्स चेंज हो गए हैं. जो और डिसीजन मेकर्स अगर चेंज भी हो गए तो वो माई मदर इज़ ऑन इंस्टाग्राम, माई फादर इज़ ऑन इंस्टाग्राम. आई एम श्योर यहाँ पे जो भी लोग बैठे हैं उनके भी पेरेंट्स, मामा सब इंस्टाग्राम पे होते हैं, और डिसीजन टेकर वो भी हैं, और एट द सेम टाइम ब्राइड ग्रूम भी डिसीजन टेकर है. तो मार्केट में रेलेवेंट रहना बहुत ज़रूरी है, और रेलेवेंट रहने के लिए आपको एक मीडियम में प्रेजेंट रहना बहुत ज़रूरी है. अब वो मल्टीपल फैसेट्स हो सकते हैं उसके, बट यू नीड टू बी सोशली डिजिटली एक्टिव, और अपना प्रोडक्ट पहुंचाना लोगों तक उतना ही ज़रूरी है जितना अच्छा प्रोडक्ट बनाना है. तो आपने एक बहुत अच्छा कैमरा बना लिया, अब वो कैमरा आपके घर पे रखा हुआ है, लोगों तक पहुंचा ही नहीं, तो क्या अच्छा बनाया आपने? मतलब बिजनेस सेंस के लिए तो वो ज़ीरो हो गया ना. और पॉइंट है कि टुडेज़ मार्केट इज़ सो ह्यूज एंड द अपॉर्चुनिटीज़ आर सो मच, और आप किसी भी तरीके से अपना सामान बेच सकते हो. आप D2C जा सकते हो, आप एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म्स पे जा सकते हो. अगर मैं एक कमोडिटी की बात करता हूँ, अगर हम सर्विसेज की बात करते हैं, तो सर्विसेज में भी इतना पर्सनल टच आज की तारीख में कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जब अपने आपको प्रमोशनल कंटेंट की तरफ जाते हो, किसी भी ऐसे कंटेंट, आप अपना जोग्राफी, एज ग्रुप, काइंड ऑफ पर्सनैलिटीज़, काइंड ऑफ प्रोफेशन, उन सब की तरफ फोकस होकर आप अपने आप को प्रमोट मार्केट कर सकते हो. तो इतना पर्सनल और इतना वाइड स्प्रेड एंड एट दिस कॉस्ट क्या मिल रहा है आज की तारीख में? अगर आप पुराने ज़माने में जाओ तो एड्स होते थे या होर्डिंग्स होते थे. अब हम तो ये सब एज वेडिंग प्लानर्स ना हम ऐड देते ना हम होर्डिंग लगाते, तो हमारा तो ज़रिया ही बड़ा सिंपल है ना. और सबसे बढ़िया ज़रिया हमारा जो है वो ये है, कोई बढ़िया चीज़ बनाओ, उसे आप वायरल करवाओ. सिंपल है. जब तक 1 मिलियन, 2 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन. हमने एक बड़ी अच्छी शादी करी थी राफल्स में, और रमित भाई उसमें फोटोग्राफर थे, और उसकी वरमाला इतनी वायरल हो गई. आई थिंक वी हैव व्हाट 32 मिलियन, 33 मिलियन व्यूज़ ऑन दैट. आज की तारीख में रेफरेंस लेके गेस्ट आता है, क्लाइंट आता है, तो हम इस बात को तो डिनाई नहीं कर सकते. दूसरी बात है कि इट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आप लार्ज स्केल मार्केटिंग भी कर सकते हो, बहुत ही कैप्टिव मार्केटिंग भी कर सकते हो, आप हर टाइप की मार्केटिंग कर सकते हो, डायरेक्ट कॉन्वर्जेशन कर सकते हो अपने गेस्ट से. तो बहुत इंटेग्रल है, और सिर्फ मेरे बिजनेस के लिए, आपके बिजनेस के लिए नहीं, हर बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है. इफ़ यू कम अक्रॉस अ पर्सन टुडे, फॉर एग्जाम्पल आई एम मीटिंग अ क्लाइंट, हिज कंपनीज नेम इज़ XYZ, तो हाउ डू यू रिसर्च, हाउ डू यू गेट टू नो अबाउट हिम? आप सिंपल या तो उसकी वेबसाइट देखते हो, बट वेबसाइट से आपको कंपनी के बारे में पता चलता है, बनने के बारे में नहीं पता चलता. इंस्टाग्राम पे जाते हो, इंस्टाग्राम में कॉमन फ्रेंड्स देखते हो, कॉमन, यही रिलेटेबिलिटी है ना. तो इसी तरीके से तो हम दुनिया को जानने की भी कोशिश कर रहे हैं. ऑफकोर्स इसके अप्स हैं, इसके डाउन्स भी हैं, बट एज ऑलवेज ऊपर जाने के लिए आए हैं तो अप्स ही देखेंगे. क्या एक ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फोकस करना इज अ राइट थिंग फॉर अ बिजनेस? So as a company, you need to be present everywhere. In different tangents, you can look at marketing yourself, because not everything is relevant everywhere. जो LinkedIn पे relevant है वो Instagram पे relevant नहीं है, जो Instagram पे relevant है वो Facebook पे फिर भी relevant है, जो इन तीनों पे relevant है वो Twitter पे relevant नहीं है. इसके अलावा भी मेरी नज़र में तो और कोई प्लेटफॉर्म है नहीं. Pinterest एक है, बट Pinterest तो हम इंस्पिरेशन के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं, अपना सामान बेचने के लिए कम करते हैं. और हमारी सर्विस एक्चुअली यहाँ पे ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर, जो हमारी सर्विस है वो इंटैंजिबल सर्विस है ना. तो वो तो एक्सपीरियंस करने से ही आती है, और वो एक्सपीरियंस मिलने से आता है. तो हम तो सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि आप हमें जानते हो, हम आपको जानते हैं, चलो मिलते हैं. बिकॉज हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, वेबसाइट, इतना कुछ बिजनेस के बारे में बात कर चुके हैं, एंड आई एम श्योर बहुत सारे एस्पायरिंग वेडिंग प्लानर्स होंगे जो टचवुड ग्रुप को यू नो एज एन इंस्पिरेशन देखते होंगे. एंड हम बड़ा बात कर रहे हैं ना कि गॉड मेक्स यू द मीडियम व्हेन ही वांट्स थिंग्स टू बी डन, राइट? So today you are the medium for those aspirants.
why don't you give one advice to young entrepreneurs, because I think they really need it. I am no one to give advice to anybody because I am myself learning in the process. But one thing, I'm going to tell you few things that I have learned. To be a successful wedding planner ना सबसे पहले mindset बहुत ज़रूरी है, क्योंकि it is not a business that's for everybody. और मैंने ये बात पहले भी कही थी कि you need to be built different if you want to be a part of it. तो अपने आप को ना परखो अलग अलग सिचुएशंस में कि आप इसके लिए बने हो या इसके डेरिवेटिव्स इतने हैं, उसमें भी आप अपने आप को इफ़ यूर I mean, you can be an artsy person and you can be a designer also. You can be an artsy person, you can be a photographer also. You can be an artsy and creative person, but your business sense does not exist. You can't be a wedding planner then. So it has to be a mix and match of a lot of things. Second, if अगर एक बार डिसीजन ले लिया है ये बनना है, तो अपने आप को झोंक दो उसमें. Give your heart, soul, everything to it, because ऐसे काम करो कि ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर इस जज्बे से काम नहीं होएगा ना तो काम होगा ही नहीं. What a great advice. I think it's just not about new wedding planners. It's about any business. कोई चीज़ अगर चुन ली है ना तो बस कर लो, फिर उसको फिर सेकंड थॉट आना ही नहीं चाहिए. This is also Bhagavad Gita, by the way. See? मैं बता रही हूँ आपकी पूरी ज़िंदगी का सार भागवत गीता 100% है. मैं तो फर्म बिलीवर हूँ इस चीज़ का, क्योंकि जो क्लैरिटी आपको उससे मिलती है, आप मुझे नहीं लगता, मतलब अगर आपकी ज़िंदगी में भगवद गीता का इंटरवेंशन हो सकता है, और उसको बट उसको रिलीजियस किताब की तरह बिल्कुल मत पढ़ना, उसको गाइड की तरह पढ़ो, उसको हैंडबुक की तरह पढ़ो, उसको ऐसे पढ़ो कि मेरी कठिन से कठिन परिस्थिति में वो मेरा सार बनेगा. देखो, ये पॉडकास्ट शुरू होने से पहले हमने मजाक में एक दूसरे को बोला था कि कैसा लग रहा है आपको मेरे काउच पे आके. अब आप बताओ, अब कैसा लग रहा है आपको मेरे काउच पे इतने सारे सीक्रेट्स को रिवील करके? आपको वो मजाक लग रहा था? मैं तो तब भी सीरियस था. वेल, इट्स बीन अ एब्सोल्यूट प्लेजर. और बड़े समय बाद ये बातें किसी से करने का मौका मिला है, तो every such conversation is beautiful for me and it holds a lot of value. So मुझे तो ऐसा फील ही नहीं हुआ कि हम पहली बार मिल रहे हैं. अब ये तो मेरी पर्सनालिटी में, अब क्या कर सकते हैं. और घमंड मत करना इस बात पे. But thank you so much. You've been really inspiring. God's been kind. मेरा सबसे बड़ा टेक अवे आज की पूरी कॉन्वर्सेशन से था दैट मुझे सिर्फ भागवत गीता अपने सवालों के लिए नहीं खोलनी, मुझे वो भागवत गीता एप्लीकेशन, हाँ, मुझे वो बहुत ज़रूरत है उस चीज़ की. सो भागवत गीता, आज हम अगली बार मिलेंगे तो मैं बोलूँगी कि थोड़ा थोड़ा मेरी ज़िंदगी का सार भी भागवत गीता बन रही है. एंड यू विल बी द मीडियम फॉर इट, एंड आई एम श्योर people who are listening, the way he said, don't pick up Bhagavad Gita as a spiritual or a religious book. Just pick up that book as a guidebook, right? So I hope उनकी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ बदलेगा. Thank you 100%. So much for everything. But हम हमेशा बोलते हैं कि हमारे वेड एफएम पे कोई भी आता है क्योंकि आपने हमें इतना कुछ दिया है, तो हम आपको खाली हाथ तो नहीं भेज सकते. अरे, that's so kind of you. अब आप ने जितना कुछ हमें दिया है ये तो बहुत कम है उसके आगे. Thank you so much. This is a little tiny gift from my team. Very because thank I you, am guys. grateful for my team. No. So thank you so much. It's a backup. So guys, what a beautiful podcast that Ved FM has created, and I'm thankful to Shania and Nitin both for having me here. I think for me it was a wonderful experience, and you guys should certainly follow all the content that they post out. और अगर मज़ा आया, जो कि आएगा 100% आएगा, और मेरा पॉडकास्ट देखे तो बहुत ही मज़ा आएगा, तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट मेरे लिए भी, और फिर अगर मेरे लिए मज़ा आएगा तो शनाया और नितिन के लिए भी. वेड FM जिंदाबाद.